हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने जैम 2019 का पेपर सॉल्व करवाया था पूरा आपको। आज हम लोग जैम 2018 का करेंगे। ठीक है, 2015 तक हम लोग इसी तरह से चलेंगे। 2018, 17, 16 और 15। 2015 से सिलेबस जो आपका पैटर्न है वो चेंज हुआ था। ठीक है, उसके पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ऑब्जेक्टिव भी कुछ होता था। ठीक है, तो 2015 तक तो ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे। 2018 से अभी 2023 से हम लोग पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पैटर्न ब्रीफली आपको बता दें। इसमें 3 सेक्शन होते हैं पेपर में आपके। फर्स्ट 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, फिर 31 से 40 10 क्वेश्चन जो है एमएसक्यू होगा, मोर देन वन करेक्ट, एक से अधिक करेक्ट रहेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक से अधिक करेक्ट रहेगा। और 41 टू 60 नैट होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। उसमें आपका जो आंसर होगा न्यूमेरिक्स में होगा, लाइक 3.14, 4.16। आपको कीबोर्ड से डालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल आंसर टाइप बोलते हैं। अब एमसीक्यू में भी 2 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 1 to 10 आपका 1 मार्क्स का होगा, 11 to 30 आपका 2 मार्क्स का होगा। और नेट में भी 2 लेवल का होगा, 41 to 50 आपका 1 मार्क्स का होगा, 51 to 60 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ठीक है, जो पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो सब पता ही होगा, बट जो नए होंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन था। तो करते हैं इसको, है ना, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, लेवल 1 1 मार्क्स का है। 1 to 10 जो है 1 मार्क्स का होगा। देखो क्या पूछ रहा है आपसे। ए कर्व इज गिवन बाय आर टी इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यू के कैप। द यूनिट वेक्टर ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल 1 इज। देखो, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी कर्व इज गिवन बाय, जो फार्मूला होता है, ये वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा जाता है। वेक्टर कैलकुलस में एक टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप। टी यहाँ यूज किया है, बट टी इज स्टैंड फॉर टेंजेंट वेक्टर। ये टी वेरिएबल है, ये टी वेक्टर है। दैट इज गिवन बाय डी आर बाई डी आर अपॉन डी एस। एस इज द लेंथ ऑफ कर्व, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बट आर जो आपको दिया हुआ टी के पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है ना। आर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी, वेयर टी इज सम पैरामीटर, टी इज सम पैरामीटर। इट इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ एस। अगर एस के टर्म में दिया जाता तो सीधे डी आर बाई डी एस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चूंकि आर जो है टी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी आर बाई डी टी अपॉन डी एस अपॉन डी टी। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये। आई कैप टू टी जे कैप, है ना, और टी इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा। टी इक्वल 1, दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, ds क्या होता है भाई। ds इज गिवन बाय dx बाई dt। लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला है जी, ध्यान दो, लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला है। ठीक है, so from here ds by dt is dx by dt होल स्क्वायर। सब फार्मूला याद रखो, है ना। क्या हो जाएगा बताओ। dx by dt is 1 square and this is 2 square, मतलब 2t स्क्वायर, जो भी कर लो। तो अगर t को 1 पे रख कर दें तो ये सब dx बाई dt है, dy बाई dt है, dz बाई dt है। कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9 4 13 1 14 रूट 14। तो डी आर बाई डी टी अपॉन रूट 14 आ जाएगा। ठीक है,
डी आंसर है तुम्हारा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऐसे एक चीज और है कि मतलब ये टेंजेंट वेक्टर है तो मतलब ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, सी दिस क्वेश्चन, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2y क्यू, द कर्व along which del स्क्वायर एफ इज 0। डेल स्क्वायर का लैप्लासियन ही बोलते हैं हम लोग। सो लैप्लासियन इज डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट। सो f is what? xq minus 2yq. So what is del f? ये हो जाएगा ना, del f होता है ये, ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, we call it gradient। है ना, ये फार्मूला होता है ग्रेडियंट का, ठीक। अब डाइवर्जेंस ऑफ ये क्या बनेगा बताओ? If you have any vector, say A is a vector and you want to take divergence, then this is right, the partial derivative of the x component of A with respect to x, partial derivative of y component of A with respect to y, and partial derivative of z component of A with respect to z, तीनों को सम कर दो, that is divergence। तो क्या हो जाएगा? The partial derivative of this plus partial derivative of this, है ना। इसका partial derivative क्या हो जाएगा भाई? 6x और ये 12y। आइए जीरो कब होगा? इट विल बी 0 फॉर द कर्व x इक्वल टू 2y। इस कर्व के ऊपर ये 0 हो जाएगा ना। सो x इक्वल टू 2y पे ये जो लैप्लासियन है, इसको लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं डेल स्क्वायर को, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑफ f विल बी 0 at all the point lying on x equal to 2y, at all the point lying on x equal to 2y, the Laplacian of f is going to be 0। क्लियर है? वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन दो वेक्टर कैलकुलस से आ गया है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस इज गुड टॉपिक, मैंने वीडियो लेक्चर में बहुत बढ़िया इसको सब करवा रखा है। तो जो मेरा कोर्स किया है, यू कैन रेफर टू द वीडियो लेक्चर, यू शुड रेफर टू वीडियो लेक्चर। देखो ये साउंड वेव का क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट का। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, हमेशा आप जो है 2 बार पढ़िए, है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है तो। 2 vehicles A and B are approaching an observer at rest with equal speed as shown in figure. Both the vehicles have identical sirens blowing at frequency fs. The observer hears these sirens at frequency fa and fb from the 2 vehicles. Which one of the following is correct? ये व्हीकल A है, व्हीकल B है, ठीक है। अब व्हीकल जो है सेम वेलोसिटी से कर रहा है, व्हीकल इक्वल स्पीड, यस, यही हमको चेक करना, क्योंकि जो साउंड सुनाई पड़ेगा ऑब्जर्वर को ना, जो ओ को साउंड सुनाई पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब चूंकि दोनों ही केस है वीएस सेम है, दोनों गाड़ी का जो वीएस जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये सोर्स हो गया ना, गाड़ी जो है सोर्स हो गया साउंड का, सायरन जो है सोर्स हो गया, तो सोर्स वेलोसिटी सेम है, तो ये एफ डैश गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ ए एंड बी, मतलब एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी एंड दैट विल बी मोर देन एफ नॉट। एफ नॉट यहाँ पे एफ एस दे रखा है बेसिकली,
ठीक है। जो एफ नॉट है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, तो ए और बी से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा ऑब्जर्वर ओ को वो सेम रहेगा, एंड दैट विल बी मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो वी माइनस वी एस है, तो ये संख्या जो है एक से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो एफ डैश विल बी मोर देन एफ नॉट। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड बोथ आर मोर देन एफ एस। एफ एस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है एफ एस। क्लियर है? गुड। कोई डाउट हो पूछिए, है ना। कई लोग पूछ भी रहे हैं तो हम उसका रिप्लाई भी देखो कर रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो बच्चा लोग क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जितना हो सकता है किया जाएगा, है कि नहीं। Two boxes A and B contains equal number of molecules of the same gas if volumes are VA and VB and lambda A and lambda B denote respective mean free path। mean free path का फार्मूला होता है समझ रहे हो, N is the number of molecules per unit volume, so I can write N as what, ये N हो जाएगा आपका √2 पाई डी स्क्वायर। N is what, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल per unit वॉल्यूम, ठीक है। सो बोथ द मॉलिक्यूल सेम गैस है तो D सेम रहेगा, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, और N भी बोल रखा है कि सेम है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक तरह से लैम्डा डैश जो हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लैम्डा बार इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज वी ए अपॉन वी बी, और यू कैन से लैम्डा ए बाई वी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी बाई वी बी। लैम्डा ए बाई वी ए इक्वल्स टू लैम्डा बी बाई वी बी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है? मीन फ्री पाथ भी देखिए क्वेश्चन आते रहा है ऑफ एंड ऑन, हर साल नहीं आ रहा है बट ऑफ एंड ऑन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मीन फ्री पाथ। तो ये सब नोट कर लो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ना आ रहा है। प्रीवियस पेपर करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इनफाइनाइट प्लेन सीट कैरिंग चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा आर प्लेस्ड पैरेलल टू xz plane at y equal to a, y equal to 3a and y equal to 4a. The electric field at 0, 2a and 0 is। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, ठीक है। ऐसे बना लो, ठीक है। अब ए वाई गुणो ए पे एक प्लेन है, वाई गुणो ए पे से यू हैव दिस प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है। प्लेन सीट बोल रहा है तो I assume that the seats are what? Non-conducting. If I assume seat to be non-conducting, तो ये कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है सीट कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं इन्होंने। हाँ, तो लेट्स ड्रॉ द नॉन कंडक्टिंग सीट। एक सीट आपका y गुणो ए पे है, दिस इज वन सीट। यू हैव अनदर सीट है y गुणो 3a and third seat is y equal to 4a, ठीक है। and the charges are given to you। ये सीट पे नेगेटिव चार्ज है, पहला सीट पे माइनस सिग्मा, ठीक है। इस पे
पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे भी आपका नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नॉन कंडक्टिंग की वजह से जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा, इफ आई अज्यूम सिग्मा टू बी पॉजिटिव, so then minus sigma would be a negative charge, 2 sigma would be a positive charge and 3 sigma would be a positive charge। ठीक, अब कहाँ पूछा है तुमसे, ये आपका कहाँ है, ये y गुणो a पे है, मतलब इट इज 0 a 0। ठीक, और ये पॉइंट क्या है, y गुणो 3a 0 3a 0, और ये कहाँ है 4a पे। ऑलराइट, अब कहाँ निकालना है आपको, यहां निकालना है, इस जगह पर निकालना है। ठीक, निकालते हैं हम लोग। इसकी वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगा। ये मान लो 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड कन्वर्ज करता है, सो फील्ड बिकॉज ऑफ 1 वुड बी व्हाट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन नेगेटिव y डायरेक्शन। इसके वजह से फील्ड डाइवर्ज करेगा, पॉजिटिव डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव x डायरेक्शन में ही है, नेगेटिव y डायरेक्शन में ही है। सेकेंड की वजह से हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फील्ड भी डाइवर्जिंग, तो आपको फील्ड सुपरपोजिशन कहाँ करना है, इस जगह करना है, मतलब 0 2a, इस पॉइंट 0 2a 0 पे। तो यहाँ पे फील्ड 1 की वजह से भी लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, 2 की वजह से भी लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, अब 3 की वजह से भी लेफ्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो दैट विल बी ठीक है, सो ऑल दिस फील्ड विल गेट एडेड अप, 3 2 5 1 6, नेट फील्ड विल बी वेक्टर सम, फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जी, 3 2 5 1 6 6 minus j cap, or this will be simply 3 sigma by epsilon naught। B is going to be the correct answer। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन ऑन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके, ये देखिए, देयर आर 3 प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड स्टार्स एट डिस्टेंसेस a 4a 9a। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू t नॉट, सर्कुलर ऑर्बिट है ना, सर्कुलर ऑर्बिट का ऐसा रेडियस दे रखा है a 4a 9a। ठीक, एट टाइम t इक्वल टू t नॉट, स्टार एंड द 3 प्लैनेट आर इन स्ट्रेट लाइन, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द क्लोजेस्ट प्लैनेट इज t। How long after t naught will they again be in the same straight line? बहुत बढ़िया बात है, ये आपका स्टार है, यहाँ पे आइए सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक, ये स्टार पहला जो है ए पर है, दूसरा जो है 4a है, और तीसरा जो है 9a है। तो अभी प्लैनेट P1 यहाँ है, P2 यहाँ है, अब P3 यहाँ है। ठीक, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है P1 P2 P3। अब बोला कितने टाइम बाद फिर से स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, कितने टाइम बाद फिर से स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो कब आएगा बताओ, टाइम पीरियड देखो पहले क्या है, P1 का टाइम पीरियड t नॉट दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट P1 इज t, सो व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट P2। देखो एक चीज समझो, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, k प्लस
विच लॉ? थर्ड लॉ, टाइम पीरियड स्क्वायर टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब बेसिकली it is a cube of same major axis, length of same major axis. But circle के case में तो you don't have same major same, both axes are having same length, so it's radius basically. So t is proportional to, in a way I can say, r3/2. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ so TP1, capital T. I can say that TP1 upon TP2 is RP1 मतलब 3/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा आ जाएगा। So TP1 is given to you. So RP1 is what? RP1 is A and RP2 is 4A. So this will be what? ये 2 square हो जाएगा, 2 cube हो जाएगा, 1/8. So I can say TP2 is 8 times TP1. ठीक है, 8 times TP1. And what is TP3? Time period of P3. Time period of P3 would be कितना है? 9A. तो it will be A by, so this would be what? 3 square, तो ये हो जाएगा 27. So it is 2070. ठीक है, तो टाइम पीरियड ऐसे है, इफ टाइम पीरियड ऑफ P1 इज T, दिस इज 8T एंड दिस इज 2070. अब एक चीज समझो, P1 विल रिटर्न बैक टू दिस पॉइंट आफ्टर 1 टाइम पीरियड और 2 टाइम पीरियड और 3 टाइम पीरियड, है ना। मतलब P1 जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे वापस आएगा। P2 भी अपने टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल के बाद यहाँ पे आएगा, मतलब 8T पे आएगा, 16T पे यहाँ पे आ जाएगा, 16T पे 2 रिवोल्यूशन हो जाएगा, 8T पे 1 रिवोल्यूशन करके यहाँ आ जाएगा, 16T पे दूसरा रिवोल्यूशन, 24T पे 3 रिवोल्यूशन मार के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये 27T के बाद 1 रिवोल्यूशन मारेगा, लेकिन ये जब 27 1 रिवोल्यूशन मारेगा तो ये आपका 27 रिवोल्यूशन मार लेगा, बट ये अभी वो इंटीग्रल मल्टीपल रिवोल्यूशन नहीं होगा उसका। तो ऐसा टाइम विच इज मल्टीपल ऑफ ऑल दीज 3, ऐसा टाइम विच इज मल्टीपल ऑफ T, 8T एंड 27T, मतलब ऐसा टाइम जो इन तीनों के टाइम पीरियड का मल्टीपल हो, उस टाइम पे सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रिवोल्यूशन मार के यहाँ पे रहेंगे। So any time which is multiple of all these 3 would be a time at which there will be a straight line. और आपसे चूंकि पूछा है, अच्छा ये तो हालांकि मिनिमम टाइम T0 पूछना चाहिए था, तो इन तीनों का लीस्ट मल्टीपल एक मिनिमम टाइम होगा जिसके बाद अगेन ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। मतलब इन तीनों का मल्टीपल जो होगा, ऐसा टाइम जो इन तीनों का मल्टीपल हो, at that time the planet will be in a straight line. तो आप देखो इसमें कौन सा ऐसा टाइम है जो इन तीनों का मल्टीपल है, या आप इनका LCM निकाल लीजिए, 1 8 27, 1 8 27 का LCM जो होगा वो क्या होगा, 27 गुने 8 हो जाएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216T is multiple of all these 3. 216T is multiple of all these 3. So there will be a straight line after 216. After 216 there will be a straight line. 216T के पे ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, द लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर। 216 हो या 216 का डबल भी हो सकता है। 216 का डबल क्या हो जाएगा जी, 432 टीचर, लेकिन वो आंसर नहीं था। गुड, ये वो क्या बोल रहा है,
Which one of the following arrangement of optical component can be used to distinguish between an unpolarized light and circularly polarized light? Circularly polarized light is basically consists of two plane polarized light. Circularly polarized light consists of two plane polarized light having a phase difference of, or two plane polarized light with their field vibration in perpendicular direction and having a phase difference of pi by 2. फिर समझो, circularly polarized light consists of the two plane polarized light with their field vibration perpendicular to each other and having a phase difference of pi by 2. Having a phase difference of pi by 2. Unpolarized light is unpolarized light, ठीक है, उनका field vibration अलग अलग रेज का they will be on different direction, ठीक है. तो अगर अनपोलराइज लाइट को आप लैम्डा बाई 2 प्लेट से पास करवाओगे तो वो क्या होगा, लैम्डा बाई 2 प्लेट से पास करेगा तो अनपोलराइज ही रहेगा, फिर एनालाइजर से पास करेगा तो वो पोलराइज बन जाएगा, ठीक है, पोलराइज बन जाएगा. मतलब लेकिन सर्कुलरली पोलराइज लाइट का थोड़ा हिसाब किताब अलग होगा. सर्कुलरली पोलराइज लाइट को अगर आप लैम्डा बाई 4 प्लेट से पास करेंगे, सर्कुलरली अनपोलराइज भी भूल जाओ, पर सर्कुलरली पोलराइज देखो. सर्कुलरली पोलराइज में क्योंकि दो इट कंसिडर टू प्लेन पोलराइज लाइट विथ देयर फील्ड वाइब्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2. तो अगर सर्कुलरली पोलराइज लाइट को आप लैम्डा बाई 4 प्लेट से पास करेंगे देन उस केस में वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों जो वेव है ओ वेव एंड ई वेव जिनके बीच में फेज डिफरेंस आपका क्या है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, उसमें एडिशनल पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा लैम्डा बाई 4 प्लेट. लैम्डा बाई 4 प्लेट क्या करेगा, वो ओ वेव और ई वेव में एडिशनल पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा. तो पाई बाई 2 का पहले से था, एडिशनल फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का आ गया, तो पाई बाई 2 पाई हो गया, ठीक है. अब पाई का फेज डिफरेंस अगर होगा तो वो दोनों लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज बन जाएगा. दोनों ही मतलब बोथ विल सुपर इम्पोज एंड विल गिव यू अ प्लेन पोलराइज लाइट. मीन्स if I place lambda by 4 plate in front of circularly polarized light, that circularly polarized light will convert into plane polarized light, ठीक है. and when plane polarized light उसके आगे अगर एनालाइजर को रोटेट करेंगे हम लोग, एनालाइजर को रोटेट करेंगे तो उसके इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा विथ मैक्सिमा एंड विथ जीरो मिनिमा, ठीक है. तो दिस विल गिव यू, अगर यहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट अगर फॉल करता है and if you have an analyzer, then analyzer will give you change in intensity with a maxima and a zero minima, ठीक है. बट यहीं पे अगर हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट पास करेंगे लैम्डा बाई 4 प्लेट से, सो इट विल बी अनपोलराइज्ड. और यहाँ से इंटेंसिटी अगर एनालाइजर को रोटेट करेंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट के सामने एनालाइजर रोटेट करने से यू विल गेट द सेम इंटेंसिटी, there won't be intensity change. So this is a setup which will distinguish between circularly polarized light and unpolarized light. Unpolarized light में you don't have any change in intensity, where in case of circularly polarized light you will have a change in intensity with zero minima, ठीक है, with a zero minima. समझ में आ रहा है जी. यहाँ पे लैम्डा बाई 2 प्लेट से पास करोगे तो circularly polarized light will remain circularly polarized, and if you place analyzer, in that case there won't be any change in the intensity over here, and same will be true for unpolarized light also. Unpolarized light passing through lambda by 2 plate will remain unpolarized light, and unpolarized light को एनालाइजर से पास करवाएंगे तो कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा. तो ये आपको सेटअप दे विल गिव यू सेम रिजल्ट इन केस ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है. आपको इंटेंसिटी नहीं पता दोनों का ऐसे भी, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजर से पास करोगे तो circularly polarized light will become plane polarized of course, ठीक है. और प्लेन पोलराइज को लैम्डा बाई 2 से पास करोगे तो वो डिपेंड करेगा कि वो इसका पास एक्सेस किधर है. बट दिस इज द आंसर, इसमें तो और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसका पास एक्सेस का नीड पड़ेगा आपको. सो बट दिस इज अ सेटअप विच विल क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट. पढ़ लीजिए भाई, ये देखिए एक टॉपिक है एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट इस पे वीडियो भी बना रखा है मैंने, देख लीजिएगा, ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट है.
एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट ऑन क्वार्टर वेव प्लेट ऑन प्लेन पोलराइज। क्या पूछ रहा है इसमें ओपैम में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वी नॉट विथ वी आई? वी डी इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। ठीक है, देखिए when Vi is negative, when Vi is negative, और ये जो आपने इनपुट को कनेक्ट किया है किस पे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। when Vi is negative, he will have negative charge, and in that case this diode will be reverse biased, and when it is reverse biased, it will have what? Zero voltage over here. So V naught will be 0. When Vi is negative, the diode will be reverse biased, and your V naught would be 0. तो डायोड आपका रिवर्स बायस रहेगा और ये जीरो आउटपुट देगा फॉर नेगेटिव Vi. एंड व्हेन Vi इज पॉजिटिव, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ पॉजिटिव सिग्नल आएगा, एंड इन दैट केस दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. For Vi positive, the diode will be forward biased, and when diode is forward biased, यही Vi आपको यहाँ अपीयर होगा, बिकॉज ये देखो ऐसे लूप में कनेक्टेड है. सेम Vi as per virtual ground, this will be appearing over here. So in case of when Vi is negative, diode is reverse biased, and V naught is 0. So for negative Vi, V out is 0, and for positive Vi, V out would be Vi. Here, this is V output is 0 for negative Vi, and the following input voltage for positive Vi, because diode will be forward biased in that case. और ये देखिए एक फीडबैक लूप है जो कि इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, तो जो यहाँ पे होगा यही यहाँ पे हो जाएगा, और ये भी है. पीछे केस में तो ऑफ था ना ये पूरा, ठीक है, ओके. क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा तो ये लूप बनेगा भी नहीं ना, देयर इज नो फीडबैक काइंड ऑफ थिंग इन केस ऑफ ओपैम. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. ए विल बी द करेक्ट आंसर. ये देखो क्या बोल रहा है. Let Tg and Te the kinetic energy of electron in the ground and third excited state of H atom. According to Bohr model, Tg by Te is ground and third excited state. देखो kinetic energy का फार्मूला देखो क्या होता है. Ke of H atom is given by Me4 right. So you see K is what? तो आप कह सकते हैं इन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आपका क्या हो जाएगा. ग्राउंड स्टेट इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 है ना. ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1. सो Tg इज व्हाट? Me4 अपॉन 8h square epsilon naught square. Whereas in excited state, third excited मतलब क्या हो गया. Ground state n equal to 1, n equal to 2 is first excited, n equal to 3 is second excited, and n equal to 4 is third excited. So in third excited, n is 4. So it is 8, 16. I can say this is Tg upon 16. So I can say Tg by Te is what? 16. Tg by Te is 16. Simple. ठीक है, फार्मूला याद रखिए. H एटम का सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए. A current I is flowing through sides of equilateral triangle. Magnitude of field at the centroid is
at the centroid is okay, correct? सेंट्रॉइड का दूरी क्या होगा जी? 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड का दूरी जो हो जाएगा, अगर ये O इज अ सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड ये जो अल्टीट्यूड होगा, दिस इज A, दिस इज A/2, सो दिस विल बी व्हाट? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 √3/2। और ये 1/3 ऑफ दिस हो जाएगा ना, दिस विल बी 1/3 ऑफ दिस, सो आई कैन से दिस इज A/2√3, ठीक है, A/2√3। और अगर हम लोग सिर्फ AB की वजह से अगर फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ AB की वजह से फील्ड निकालेंगे, so this is going to be what? This is going to be, this angle is how much? This angle is 60 degree, 30 degree, 90 degree, बचेगा 60 degree, ये भी 60 degree रहेगा। फार्मूला हम लोग को पता है, if you have a current I flowing and this is alpha and this is beta, this is D, then the field at this point is given by V0 I by 4 pi D and sin alpha plus sin beta. ये फॉर्मूला है ना? Make use of this. Make use of this. AB की वजह से फील्ड क्या बनेगा? It is V0 I 4 pi D. What is D? D is the distance of O from AB. So that is A/√3. Sin alpha and beta both are 60 degree. So sin alpha is sin 60 √3/2 √3/2. ठीक? So it will be √3. V0 I and A/2√3 था ना? ठीक है। So this would be V0 I, ये √3 ऊपर आएगा तो 3 बन जाएगा, अपॉन 2 पाई है, ठीक है। और 3 साइड है, तो हर साइड की वजह से यही फील्ड होगा। इफ आई कॉल B1, तो इसकी वजह से भी यही फील्ड होगा, इसकी वजह से भी यही फील्ड होगा, सेम डायरेक्शन में भी रहेगा, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। सो नेट फील्ड विल बी थ्राइस ऑफ दिस। I can say 9 V0 I on 2 pi है। So 10 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 10 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, गुड, गेटिंग पॉइंट। अब देखो 11 to 30 जो होगा 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 10 आपका 1 मार्कर था, 11 to 30 2 मार्कर है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, a point object moves towards the lens with its axis between, with its position होना चाहिए, this position between 2f and f, ठीक है, good। If the speed of object is v0, then its image move with speed v1. Which of the following is correct? Which of the following is correct? देखो
इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो या फिर मतलब बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो। देखो ये मान लो एक्सिस है और सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। ये एफ है और 2f है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, सो यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो आपका देखिए जो ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे होता है। ऑब्जेक्ट जब मतलब ऑब्जेक्ट 2f के बाद होगा, मतलब 2f के लेफ्ट में होगा, तो इमेज जो होगा f और 2f के बीच में होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज आपका f पे होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं आप, ठीक है, when object is beyond 2f but not infinity, then image is between f and 2f. When object comes, sorry, the image is between f and 2f, yes, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपका f पे होता है। ऑब्जेक्ट जब नजदीक आता है बट 2f के दूर है तो इमेज आपका f और 2f के बीच में होता है, ठीक है, f और 2f के बीच में होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे आता है तो इमेज आपका 2f पे आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जब 2f और f के बीच में आता है तो इमेज 2f के बाद चला जाता है। हाँ, समझ लो, तो जैसे ये नजदीक आ रहा है ये दूर जाता जा रहा है, ठीक है। मतलब जब 2f इन्फिनिटी पे है तो इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट जब 2f पे है तो इमेज भी 2f पे आ गया, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में आ तो इमेज 2f के बाद चला जाएगा, f पे आएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इमेज इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पीड का बात करें तो आई कैन से दैट कि f और 2f के बीच में अगर इमेज को मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है 2f के पार जाएगा और इमेज का स्पीड जो होगा ऑब्जेक्ट के स्पीड से ज़्यादा होगा। वो चेक किया जाता है, देखो कैसे चेक किया जाता है। आपका फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 1/v स्क्वायर dv/dt माइनस साइन प्लस 1/u स्क्वायर, ठीक। नाउ वी कैन से that dv/dt is v/u square and when object is between f and 2f, image will be beyond f, image will be beyond f. So I can definitely say that when object is between 2f and f, the image is beyond f, so I can say v square is of course more than u square, right. So this number would be greater than 1, and this is what, this is v1 and something greater than 1 into v naught, and this is something more than 1. So v1 is more than v naught, v1 is more than v naught, and image moves, not this, when it is more than v naught and image moves away from the lens, image away जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या इक्वल टू वी नॉट तो हो नहीं सकता ना, इक्वल टू वी नॉट पे होगा तो एफ पे अगर ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे इमेज कैसे चला जाएगा, ठीक है। या सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डिस्क ऑफ रेडियस r1 having uniform surface density has concentric hole of radius r2 and r2 is less than r1 of course. If its mass is m, the moment of inertia r, the principal moment of inertia, दो होता है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये सब पता होगा आपको ना, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वेश्चन है, कम आता है बट आता है क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंस पहले आता था, मतलब अब हाल फिलहाल कम आता है। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यू हैव द डिस्क
and a concentric hole inside. This is R1. Sorry. This is R1. Right. The X, so Y, and this is Z. So what is going to be surface mass density? Sigma is m upon the area this is surface mass density. एरिया क्या हो गया पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, मास अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क सरफेस डेंसिटी. ठीक है. और आपको आई एक्स एक्स आई एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड निकालना. तो आई एक्स एक्स क्या बन जाएगा बताओ. आई एक्स एक्स का फार्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एम. आर इज एक्स, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. So if I put r square as x square plus y square plus z square, so this will be y square plus z square. But you don't have any mass distribution in z direction, z dimension. And dm is what? dm is z is 0 for the whole disk. Z is 0. So you have y square, and here I can write sigma dx dy. Is it not? Okay. Polar coordinate convert कर लीजिए. So you have r square sin square theta. Sigma can come out. R dr d theta, and r goes from r1 to r2, and theta goes from 0 to 2 pi. Theta goes from 0 to 2 pi. So this will be what? Sigma r cube है तो r cube का इंटीग्रल क्या हो जाएगा r4 by 4 और लिमिट पुट करोगे. So this will be r4 by 4 and integral ये फेमस इंटीग्रल है. दिस इज गोइंग टू बी पाई. इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई इज पाई. इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा 0 टू पाई इज पाई. दोनों ये फेमस इंटीग्रल है. सो दिस वुड बी सिग्मा पाई, और ये लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा आर सॉरी r2 टू r1 सॉरी इट्स r2 टू r1. अंदर से बाहर की तरफ है ना. r इज गोइंग फ्रॉम ऑरिजिन टू towards outward. तो R2 to R1 हो जाएगा. तो R1 4 minus R2 4 upon 4. तो IXX is how much? सिग्मा का वैल्यू भी पुट कर लो. M upon pi R1 square minus into pi r1 4 minus upon 4. तो पाई पाई कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. तो r4 माइनस r1 4 माइनस r2 4 इज व्हाट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. तो ये कट जाएगा आपका. ये हो जाएगा m/4. ये हो गया तुम्हारा IXX. ये हो गया तुम्हारा IXX. ठीक. IYY भी ऐसे ही निकल जाएगा आपका. व्हाट इज IYY? यहीं पे कर लें. ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो y कट जाएगा आपका. तो इसे x स्क्वायर और x इसके पे cos हो जाएगा. बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा आपका. सो इंटीग्रल cos स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई आल्सो पाई. तो आपका यही आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो सेम विल बी
Ixx and Iyy is going to be same. Ix and Iyy is going to be same. So this is Ixx, Iyy, yeah. And Izz is what? R square minus Z square dm. All this is, since Z is 0, so this is nothing but x square dm. All this is nothing but Ixx, Iyy. So this is going to be, sum will be what? This. So this is going to be the correct answer. You're correct here. Okay? Okay? So, got the correct answer? देखिए IZZ है, IXX है, Iyy है. सफल कर दिया है थोड़ा. ठीक है? सफल कर दिया है. ये देखो क्या बोल रहा है. The function fx equal to x from minus pi to plus 0 and then minus x between 0 to pi. The function इस टाइप का है. minus pi to 0 में फंक्शन क्या है आपका x है. fx equal to x. fx equal to x. Something like this. And it's minus x. Yeah. This is the function. So it's our even function. ये even function. सिर्फ x होता ना from minus to I to plus pi, तो उसको हम लोग बोलते हैं odd function. ये even function. This is even function. So in case of even function, of course your Bn is going to be 0. What is Bn? Bn is 2 upon time period and minus t by 2 to plus t by 2. So it's minus pi to plus pi and fx and sin nx. So this is even function, I say odd function. So even function into odd function is odd function. And this is t is 2 pi, right? So this is together is an odd function. And you have the limit from minus something to plus something. So that means this is 0. You know this? Minus a to plus a, fx dx would be 0 if f is odd and is 0 to a twice if fx is even, right? And if I talk about a naught is 2 upon t and t is 2 pi, right? So it's an even function. It's non-zero. So a0 is non-zero and bn is 0. an will be non-zero. an will be non-zero. an में क्या हो जाएगा? ये cos x हो जाएगा. So you have the even function, product of two even function. So A will be correct answer. Fourier से हर साल एक क्वेश्चन आता है. Every year you have one question. और वो doable होता है. तो ये तो बिल्कुल कर ही लेना है ना. Fourier से नहीं छोड़ना है. Fourier से you should do it. ठीक है. ये देखो. मैकेनिक्स का क्वेश्चन लग रहा है. देखो क्या बोल रहा है. A raindrop falls under gravity and captures water molecules from atmosphere. Its mass changes at the rate lambda mt and lambda is positive constant. Mt is the instantaneous mass. Assume that acceleration due to gravity is constant, of course. Water molecules are at rest with respect to earth before capture. जो
रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल को कैप्चर कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रेस्ट पे, ऐसा बोल रहा है, तो उसका मोमेंटम नहीं है। So, before capture, there is no momentum in the water molecules. Which of following is correct? The speed of raindrop increases linearly with time, speed of raindrop increases exponentially with time, speed of raindrop approaches to constant value. अच्छा, ठीक 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 ठीक, देखिए, see, you have at any time t that m with the instantaneous mass, लिख रखा है आपको, m is the instantaneous mass. So what is the force acting on the water molecule? Sorry, the raindrop. Raindrop का मास जो बढ़ता जा रहा है, वो मॉलिक्यूल को कैप्चर करता जा रहा है ना, मॉलिक्यूल को जैसे ऊपर से आ रहा है ना रेनड्रॉप, तो बादल से निकला और बीच के जो मॉलिक्यूल जो रास्ते में पड़े उन सबको कैप्चर करता जा रहा है, ठीक है। तो मास इज ग्रोइंग, राइट, एंड मास चेंज एट द रेट लैम्डा एम टी, मतलब डी एम बाई डी टी इज lambda m, right? So if I talk about the force acting on the raindrop, the force acting is this only, and if I use Newton's second law, F is nothing but dp by dt, so I can say dp by dt is mg. I cannot write dp by dt as mass into acceleration because mass is also changing here, so it's d by dt mv, or I can say this is dm by dt into v, and you have okay, so dm by dt is ये दिया हुआ क्वेश्चन, dm by dt lambda v. So you have equation which is independent of m. So you have here dv by dt plus lambda v equals to g. और इसको सॉल्व भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, हैं? सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ से देखो, अगर इसको ऐसे लिख दोगे, अगर हम लोग मान के चलें कि शुरू में रेनड्रॉप का कोई वेलोसिटी 0 था और वो नीचे जो गिरना चालू हुआ, तो गिरने के जस्ट पहले उसका वेलोसिटी 0 था रेनड्रॉप का, तो इनिशियली v is increasing at the rate g. If I initially assume कि v is 0 at t equal to 0, if I assume v is 0 at t equal to 0, so initially the acceleration of raindrop is g, means its velocity start increasing at the rate g meter per second. But as the time passes on, the velocity increases and this second factor start growing. As velocity increases, g minus lambda v start falling. Initially g minus lambda v is 0 because v is 0 at t equal to 0. So your acceleration was pretty high, g. But as the time passes on, velocity increases, so the second term increases, or you can say the acceleration falls. As the time passes on, v is increasing, dv by dt is falling. dv by dt is falling does not mean v is falling, v is increasing, but increasing at less rate. v is increasing but increasing at lower rate, कम रेट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब शुरू में जो v का ग्रोथ है स्टीप रहेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो जो ग्राफ है थोड़ा फ्लैट होता जाएगा। मतलब आई कैन इमेजिन द ग्राफ लाइक दिस, ये मिटा दें, द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। शुरू में तेजी से राइज करेगा, फिर धीरे धीरे इसका रेट ऑफ ग्रोथ कम होता जाएगा, और एक टाइम बाद जाके सैचुरेट कर जाएगा, एक टाइम बाद जाके ये सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। सैचुरेट कहाँ करेगा? when this lambda v becomes equal to g, the acceleration goes to 0 and the velocity stops increasing. So when v equals to g by lambda, this right hand side will become 0 and dv by dt will be 0, उसका velocity increase नहीं करेगा. So when v becomes g by lambda, it saturates to this value.
right? So after a long time, you have a velocity going to g by lambda. And what is that long time depends on this lambda. अगर लैम्डा बहुत हाई रहा ना तो कम ही समय में सैचुरेट कर जाएगा, और ये लैम्डा बहुत लो हुआ तो काफी टाइम बाद ये सैचुरेट करेगा, है ना. अगर लैम्डा कितना टाइम बाद सैचुरेट करेगा वो डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर. मीन्स दिस टी कितना टाइम बाद सैचुरेट वो लैम्डा के ऊपर. लैम्डा अगर कम हुआ तो ये लैम्डा भी ग्रो करने में जी के बराबर इक्वल होने ज़्यादा टाइम लगेगा, और लैम्डा अगर हाई हुआ तो कम ही टाइम में लैम्डा भी बिकम इक्वल्स टू जी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन lambda, the value of lambda. If lambda is high, at less time t, the velocity is going to saturate. If lambda is low, it will take long time for t to get saturated. So I can say it depends on lambda t. So at lambda t very large compared to 1 means that simply means कि lambda अगर कम रहा then or you can say t is very large compared to 1 by lambda. You can say आप निकाल भी सकते हो चाहो तो, मतलब इसको अगर कोई चाहे ना तो फाइंड आउट भी कर सकता है, मैथमेटिकली भी निकाल सकता है, मैथमेटिकली भी निकाल के बताते हैं आपको. dv by dt प्लस लैम्डा v इक्वल टू g. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इस टाइप का इक्वेशन बहुत जगह आता है ना, मतलब आरसी सर्किट में देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन आता है. इंटीग्रल plus some constant, or you can say this is plus some constant, or you can say so at t equal to 0, v is 0, so that implies c equals to minus d by lambda, or v is g by lambda. जो अभी डिस्कस किया वो इस इक्वेशन से भी निकल के आ जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ से भी आपका आ जाएगा. नहीं, you get the same thing. When lambda t become very large, this become negligibly small and v become equal to g by lambda. But without solving also you can get. देखो काबिलियत उसी में है कि इक्वेशन को विदाउट सॉल्व किए आप फिजिक्स इक्वेशन एनालाइज करके फिजिक्स समझ जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बाकी सॉल्व करके तो सब लोग ही सॉल्व करके दिख जाता है ना जट, बट जब नहीं दिख रहा है उस समय निकाल देना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है. A particle of mass m in one dimension potential V is 0 between 0 to L and infinity otherwise. At some instant, this wave function is given by this. Normalized है, you can see size to size 1. वन नहीं, मतलब इसको अगर केट नोटेशन में लिखोगे तो 1/√3 इसको कॉन्जुगेट ले लोगे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ऐसा आ जाएगा. So you can easily see that this is normalized. मतलब you know this, क्योंकि psi 1 psi 2 are normalized wave function. So you have psi m psi n is 0 if m is unequal to n and 1 if m is equal to n. So you have this property. क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है. हर्मिशियन ऑपरेटर का जो आइगन फंक्शन होगा दे आर ऑर्थोगोनल. इफ दे आर नॉट ऑर्थोगोनल दे कैन बी मेड ऑर्थोगोनल बाय ग्राम-स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन. तो ये प्रॉपर्टी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का. ठीक है, क्या पूछ रहा है तुमसे?
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड e, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड e, x और e का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रहा है। तो x का तो देखो a और c में सेम है, L/2 2L/3। e का निकाल लेते हैं। e में तो हर में डिफरेंट दे रखा है ना, e का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ भी अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है ना। एक काम करते हैं, e का निकाल लेते हैं। तो e का निकल जाएगा तो आंसर भी मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। e का निकल जाएगा, आंसर ही हम लोग का मिल जाएगा, समझ गया है। क्योंकि e का एक्सपेक्टेशन हर ऑप्शन में अलग अलग है, तो e का ही निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e क्या हो जाएगा? इट विल बी psi1 क्या ग्राउंड स्टेट है ना, psi2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स है, सो En will be what? n square 2ml square. So for PE1 is what? Probability of finding particle in psi1, which is 1/3 into h cross square pi square. अब PE2 क्या है? PE2 is 2/3 and E2 is h square pi square और n square भी है, n square, n is 2. So this is h cross square pi square 3 दूनी 6, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8, 9 हो गया एक तरह से ना। 3h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m। यही आंसर है। x का भी चाहो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो, x का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल के देखना, आ जाएगा आंसर, L/2 आएगा। ठीक है, ठीक है। आप x का भी निकाल के देख लेना एक बार। ठीक है, x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे सेम ही आएगा, क्योंकि ये देखो psi1 psi2 अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे, if I plot psi1 square, psi2 square, psi3 square, psi4 square, all of them, they are all symmetric over L/2. Means the probability of finding particle between 0 to L/2 is equal to probability of finding particle between L/2 to L. So probability on both sides is same. The expectation value will be L/2 for all eigen function. आगे निकाल के देख लेता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, या ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A infinitely long solenoid with its axis along k cap carries current I. In addition, there is a uniform line charge density lambda along axis. ठीक है, if S is the energy flux, S is energy flux which is a pointing vector, S basically pointing vector है, amount of energy flowing per unit time per unit area, इसको फ्लक्स डेंसिटी लिखना चाहिए। ठीक है, S is E क्रॉस H बेसिकली। तो अगर सोलेनॉइड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सोलेनॉइड और करंट मान लो इस टाइप से करंट है, और बोल रहा है कि बीच में ना एक्सिस के अलॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी भी है, एक्सिस के अलॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी भी है, मान लो प्लस लाइन चार्ज डेंसिटी। तो उस केस में अगर हम लोग B का बात करें, सो B विल बी इन दिस डायरेक्शन और H विल बी इन दिस डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन में ये हो जाएगा।
तो ई क्रॉस एच किधर होगा? ई क्रॉस एच विल बी, ई क्रॉस एच होगा दैट विल बी दिस, मतलब ये इसका डायरेक्शन होता है रो कैप और इसका डायरेक्शन है के कैप के डायरेक्शन में। मतलब जो आपका ये रो होता है, ये रो कैप होता है, और ये जो है आपका फाई होता है, इधर पाई कैप होता है, और ये आपका के कैप होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ रो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो आपका जो एच वेक्टर, सॉरी एस वेक्टर जो होगा that will be in direction of E cross H, means it is in direction of rho cap and K cap. Rho cross K के डायरेक्शन में होगा, S will lie in direction of rho cross K. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, रो कैप के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड K कैप के डायरेक्शन में है। तो S is E cross H, तो E lies in direction of rho cap and H lies in direction of K cap, so S will be in direction rho cross K cap. ये आंसर आ जाएगा, D will be the correct answer. फैक्चुअल है बिल्कुल, है ना। बस आपको पता होना चाहिए पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, बाकी कोई चैलेंज नहीं है इसमें, देयर इज नो चैलेंज एज सच। ये देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट टीएस डायग्राम फॉर कर्नल साइकिल। कर्नल साइकिल आप लोग पढ़े होंगे। इन कर्नल साइकिल यू हैव टू एडियाबैटिक प्रोसेस एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ आई डिस्क्राइब कर्नल साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, it goes like this. You have isothermal expansion, adiabatic expansion, and isothermal compression, and then adiabatic compression. So if I talk about A, B, C, D is the cycle, Carnot cycle, then AB is your isothermal expansion, say at temperature T1. T1 is the temperature source. BC is adiabatic expansion. CD is isothermal compression and DI is adiabatic compression. ठीक है, तो AB में क्या हो रहा है, your P is falling, V is increasing, PV is constant basically. See, V increases, P falls, temperature is constant, ठीक है, but the system absorbs heat, so entropy increases. So I can say this is the graph which properly represents T is constant, entropy increases. ये BC adiabatic है, इसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। Of course there is no change in entropy because dq is 0, there is no heat exchange. S is integral dq by T, so dq is 0, so there is no change in entropy. But volume increases, and you have this formula Tv gamma minus 1 equal to constant adiabatic process. So V increases, T falls. So this would be the graph. S is constant but T is falling. यहाँ आ जाइए, यहाँ पे isothermal compression है, temperature remain constant, and in this case it rejects heat. So entropy will fall since system is rejecting heat. And dA, in dA your adiabatic compression, there is no change in entropy, but volume is falling. So volume falls, temperature increases. You have this case. So this will be the correct answer. ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, कोई डाउट हो कमेंट में डालिए, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरी। ये देखिए क्या बोल रहा है, consider transformation to new set of coordinates xi and neta from Cartesian coordinate. अच्छा, so what is in xi and neta, मतलब आपसे पूछ रहा है कि dx dy और dxi d neta में क्या रिलेशन है या व्हाट। ये फार्मूला है जैकोबियन का, तो ये निकाल लो आप। क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। एंड xi इज 2x प्लस 3y, सो dxi by dx इज 2 and dxi by dy is 3 and d neta by dx is 3 and d neta by dy is minus 2. So your minus 4 minus 9 minus 13 मॉडुलस है 13 हो जाएगा. So 1/13 is dx dy. Yeah. नहीं 13 ना, not 1/13. 13 dx dy. So I can say dx dy is 1/13. This A answer. A is going to be the correct answer. A is going to be the correct answer. ठीक है? Okay. ये देखो 19. Which one of the following curve correctly represents solution of the equation? जो अभी वो किया ना सवाल तुमने, कौन सा किया था? यही वाला ग्राफ तो है, यही वाला इक्वेशन है ना आपका. देख सकते हो. वहां पे क्या था? You had the equation dv by dt plus lambda v equal to g, यही था ना. ये ग्राफ आया था हमारा. यहाँ पे लैम्डा 2 है और g आपका 3 है. g बाई लैम्डा आया था 3/2. ये आया था ग्राफ. बाकी उसी तरीके से इसको कर भी सकते हो कि df by dx is 3 minus 2f. So initially at x equal to 0, f was 0. So f was growing at the rate 3 per second तो कह नहीं सकते. I don't know what x represent. But हम कह सकते हैं ऐसे, इसको लिखो तो अच्छे से लिखो. df by dx is 3 minus 2f. Otherwise f is initially f was 0 at x equal to 0. So f are increasing at the rate equal to 3, and as x increases, देखो इनिशियली f जो है 3 का रेट से इंक्रीज कर रहा था, बट जैसे ही x इंक्रीज होगा f इंक्रीज होगा और ये आपका f इंक्रीज होगा और ये टोटल आपका फॉल करेगा. df by ds is falling does not mean f is falling. df by ds is falling means f is increasing at less rate. ना शुरू में रेट ऑफ इंक्रीज हाई रहेगा और बाद में धीरे धीरे उसका रेट ऑफ इंक्रीज घटता जाएगा. f बढ़ता रहेगा लेकिन f के इंक्रीज का रेट घटता रहेगा. f बढ़ता रहेगा. यहाँ पे देखो ये सब गलत है. ये f इंक्रीज कर रहा और रेट ऑफ इंक्रीज भी इंक्रीज कर रहा शुरू में. देखो यहाँ से ये तो गलत है, ये भी गलत है आपका. ये दोनों का ग्राफ सही है लेकिन एट व्हाट वैल्यू f सैचुरेट? f सैचुरेट व्हेन दिस बिकम्स 0. And that means when f is 3/2, f saturate. So ये saturation level ये सही है. इसका ये saturation level गलत बता रखा है. बाकी सॉल्व भी कर सकते हो. सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, आपकी इच्छा है. सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिए. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e to the power 2x. So f into e to the power 2x plus some constant, or f is, and f is 0 at x equal to 0. So that means f is 0 at x equal to 0. So if I put it, I get c equal to minus 3/2. Or fx is simply so when x is very high, e to the power minus 2x becomes 0 and f goes to 3/2. आपकी इच्छा. सेम क्वेश्चन है. देखो वो जो पीछे क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे या ऐसे एनालाइज कर लो. एनालाइज, दिस इज द बेस्ट थिंग. ये लर्न करो आप.
ठीक है, ये आप लर्न करो, ये इंपॉर्टेंट है। हर जगह मैथ्स में घुस जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, consider in symbol of thermodynamic system each characterized by same number of particle, pressure and temperature. The thermodynamic function which best described in symbol is, मतलब we have to see when pressure, temperature and number of particle is same for every subsystem which is there in the ensemble. जो थर्मोडायनामिक सिस्टम, बड़े सारे थर्मोडायनामिक सिस्टम का इंसेंबल है, उन सभी थर्मोडायनामिक सिस्टम में ये तीनों कांस्टेंट है। तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसमें से कौन सा कांस्टेंट रहेगा बताओ? ठीक है, उसी से डिस्क्राइब करोगे ना, उसी से आप डिस्क्राइब करोगे ना इंसेंबल को। इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी इज U प्लस PV। If I see DH, DU PdV plus VdP, I see TdS minus PdV plus PdV and VdP। तो यहाँ तो DH is 0 when S is constant and P is constant, तो यहाँ तो बात बन नहीं पाएगा आपको। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है? U माइनस TS, यहाँ ही बात नहीं बन पाएगा। DF करोगे क्या जाएगा? DU TdS SDT, ये हो जाएगा TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस SDT। तो यहाँ पे ये तो तब डिस्क्राइब करता है ना, इफ V and T would have been constant, if V and T VRT से कैरेक्टराइज करते हैं, फिर F could have been a nice Helmholtz free energy could have been a quantity we should have described in sample। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी का देख लेते हैं। गिव्स इज व्हाट? H minus TS and H is what? U plus PV। So if I write DG is or I can say du is TDS कट गया है, PdV ना, PdV कट जाएगा, ये सही है। P, when P is constant, T is constant, DG is 0, G is constant। So when P is constant, T is constant, that means G is constant। So instead I can say, we can describe the whole thing by G simply। If this is same for the two thermodynamic system, G is same for the two thermodynamic system। So this would have been a nice physical quantity which would describe the ensemble। G would be, gives free energy would be a nice thing which would describe the ensemble। ठीक है, समझ रहे आप? So we have done 11 to 20, अब इसका 21 to 30 का वो भी 2 मार्कर ही है। ठीक है, वो भी आपका 2 मार्कर ही है। फिर 10-10 का सेट में करते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन निकाल के जाते हैं, आज ही करना है, संडे है। ये क्वेश्चन देखो 21 क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस is given by this: PV equal to A 1 by 1 plus BYV, where the coefficient A and B are temperature dependent. If the volume changes from V1 to V2 in an isothermal process, the work done is, वर्क डन निकालना है आपको। नॉन आइडियल गैस दिया हुआ है और आपको उसका इक्वेशन भी दे रखा है, ये इक्वेशन है PV इक्वल टू दिस। ठीक, अब A एंड B आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है T विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स A एंड B विल बी कांस्टेंट। ठीक है, A एंड B जो है T का फंक्शन है, बट आइसोथर्मल प्रोसेस में चूंकि T कांस्टेंट रहेगा, तो A and B which is temperature dependent will be also constant। ठीक है, so A and B is going to be constant in the isothermal process। वर्क डन क्या हो जाएगा? PdV
सो दिस इज गोइंग टू बी P क्या लिखो, P एज ए फंक्शन ऑफ V ले लो क्योंकि V के टर्म से इंटीग्रेट करना है, तो P इज A बाई V 1 प्लस B बाई V, ठीक है, A बाई V ठीक है, एंड V गोज फ्रॉम V1 टू V2, V गोज फ्रॉम V1 टू V2, सो इंटीग्रेट कर लो, देखो क्या आ जाएगा, A बाई V AB बाई V स्क्वायर TV, ठीक है, so if I integrate it, this is going to be A log V so this is going to be A log V2 by V1 and AB ये क्लियर है, यस, सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है आपका, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 21। आगे चलें, ये देखिए 22 क्वेश्चन नंबर, consider two waves y1 equal to a cos omega t minus kz and y2 equals to a cos omega plus delta omega t minus k plus delta kz, ठीक है, the group velocity of superposed wave is, group velocity आपसे पूछ रहा है, तो सुपरपोजिशन के बाद सपोज करो y representing some physical quantity which is vibrating as the wave propagate, wave is always described by a physical quantity which keeps on oscillating as the wave propagate, तो अगर ये wave sound wave होगा then y1 and y2 is pressure, if it is wave in a string then y1 and y2 will be the displacement of the particle forming the string, if it is EM wave then y1 and y2 are the fields, ठीक है, so I don't know what is y1 and y2, y1 and y2 is some physical quantity which is characterizing the propagation of wave, ठीक है, so on superposition अगर y1 y2 सुपर इम्पोज हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, then the physical quantity which would be oscillating as the two waves superimposed will be given by y1 plus y2, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यूज करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यूज करेंगे क्योंकि वेव मैकेनिकल सिस्टम ये लीनियर सिस्टम, ठीक है, सो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इज वैलिड, सो दिस इज a cos प्लस a cos माइनस ऐसा आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, cos A plus cos B is what? 2 cos A plus B by 2 and cos A minus B by 2, समझ में आ रहा है आपको? It is 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2, okay, yeah, ठीक, so if I use this will be what? 2A cos this plus this by 2, है ना, cos A plus B by 2, so this will be what? Omega and here we have and cos A minus B by 2, so cos ऐसे हो जाएगा, cos माइनस है इज cos है,
cos minus theta is cos theta. We have used here. ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब एक चीज समझो कि डेल्टा ओमेगा इज वेरी लेस कंपेयर टू ओमेगा एंड डेल्टा के इज वेरी लेस कंपेयर टू के. तो आई कैन से इट इज 2a cos ओमेगा टी माइनस के लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा ओमेगा ओमेगा से बहुत कम है, तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बाई टी इज गोइंग टू बी ओमेगा इटसेल्फ एंड के प्लस डेल्टा के बाई 2 इज गोइंग टू बी के. एंड हियर वी हैव cos माइनस, तो ये वाला पार्ट जो है इट इज स्लोली वेरिंग कंपोनेंट, ये जो है स्लोली वेरिंग कंपोनेंट है. ठीक है, तो जो ग्रुप वेलोसिटी आएगा वो यहाँ से आएगा. आपको ये मॉड्यूलेट कर रहा है ना पूरे वेव को, तो यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई 2 अपॉन डेल्टा के. इस वेव का जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से पूरा इन्वेलप आगे जाएगा, इस स्लोली वेरिंग कंपोनेंट. तो it is delta k by 2 upon delta omega by 2. That would be the phase velocity. So delta omega by delta k is going to be the group velocity. ये slowly varying component. और उसके अंदर individual wave they will be varying fast. They will be varying fast. अंदर रहेंगे वो fast vary करेंगे. तो ये वाला जो represent कर रहा है वो ये वाला part represent कर रहा है. और ये जो envelope जिस velocity से जा रहा है वो velocity यहाँ से मिलेगा. ये पूरा जो इन्वेलप है आगे जाएगा, वही ग्रुप वेलोसिटी होता है. ग्रुप ऑफ वेव्स आर ट्रेवलिंग विद दिस वेलोसिटी. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी पढ़ लो, अच्छा रहेगा. पढ़ लोगे तो सब कुछ ही अच्छा रहेगा यार. ये देखो क्या है, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार. तो सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रूथ टेबल निकाल लीजिए. ट्रूथ टेबल बना लो, सबसे इजी रहेगा आपको. ए बी और मान लो आउटपुट को क्यू मान, दिस होल थिंग इज क्यू. तो अगर ए या बी 0 होता है, इफ ए बी 0, ये क्या बन जाएगा 1, ये भी 1, ए भी 1, ऐसे आ जाएगा. इफ ए is 0, b is 1. If a is 0, b is 1, this is 1, this is 0. So 1 into 0 is 0, irrespective of what is a b bar. If this is 1, this is 0. If a is 1, b is 0, then this is going to be 0. Middle part is going to be 0. So irrespective of these two, it is going to be 0 only. ये 1 1 कर देते हो तो ये पहला वाला 0 हो जाएगा फैक्टर. ए बी विल बी 1 एंड बार विल बिकम 0. सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. तो आप देखिए 1 कब आ रहा है, व्हेन ए इज 0 बी इज 0. दैट मीन्स योर क्यू इज सिंपली ए बार इंटू, यू कैन से क्यू इज 0 0 पे आ रहा है ना, तो ये हो गया ए बार बी बार. ठीक है, U is A bar B bar. So if I apply De Morgan's, it will be this. So this is going to be the answer. ये आंसर है. ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो. सॉल्व करोगे तो लेंदी हो सकता है. ये सॉल्व करो तो क्या आएगा, ए बार बी बार ए बार, नहीं, सो ए बार प्लस बी बार, इसको गुना करो क्या आएगा, ए बार इंटू ए इज 0, ए बार बी बार and b bar is 0. अब इसको गुना करो क्या आएगा, ए बार बी बार
एंड ए बार बी ए, यहाँ क्या आ जाएगा बी बार ए बार बी बार, ये क्या आ जाएगा बी बार ए। अब आप ये देखो द मल्टीप्लीकेशन, the order of these numbers does not matter. मतलब if it is a bar ba, then ba is same as ab, the commutative है। मतलब in binary multiplication you have multiplication commutative, ठीक है। So it is a ba, so ba का मतलब है ab and a bar a will be 0, a bar a will be 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। Similarly b bar b will be 0। अच्छा, a bar is going to be a bar, a bar is going to be a bar, मतलब if a is 0, a bar is 1, a bar is 1, 1 into 1 is 1, if a is 1, a bar is 0, so 0 into 0 is 0, so a bar is 1, a bar is a bar only। यहाँ अगर देखें तो b bar is b bar, right, and a bar b bar plus a bar b bar is a bar b bar। In binary addition, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 1, right? So there are only two possibilities. This is a bar b bar, a bar b bar, and a bar b bar is nothing but a plus b bar, ठीक है। बाकी ट्रूथ टेबल विल बी गिविंग यू इजियर वे आउट, ठीक है, ट्रूथ टेबल इजी तरीका देगा आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, a particle p of mass m is constrained to move on the surface of cylinder। मतलब पार्टिकल जो है it is constrained to move on surface of cylinder, तो surface of cylinder पे constrained है, मतलब समझ लो कोई cylindrical से मूव करेगा तो if suppose this is cylindrical surface and if the particle is moving on a cylindrical surface, if this is your say x y z, so if here is the particle, इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें हम लोग, तो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यू हैव रो, then you have, if you subtend this is phi and this is z, z is this, right, rho phi z, you have the physical coordinate is rho phi z, rho is basically distance from the z axis, phi is the projection which this r on xy plane makes with x axis, जो ये rho है जितना इसको प्रोजेक्ट करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल वाला उसको फाई बोलते हैं, एंड जेड इज बेसिकली द हाइट ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। दिस इज हाउ वी डिफाइन रो फाई जेड। तो अगर कोई बॉडी कंस्ट्रेंड है टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स रो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, रो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, रो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है के आर, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज के आर, आर इज ऑफ कोर्स द वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट पी, आर इज वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट पी, दिस इज आर, एंड यू हैव अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट मास, अगर कोई पॉइंट मास ले लेते हैं यहाँ पे, यू हैव अ पार्टिकल हियर, सो ऑन दिस पार्टिकल यू हैव अ फोर्स एक्टिंग के आर, ठीक है। बट चूंकि पार्टिकल जो है सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर कंस्ट्रेंड है मूव करने के लिए, मतलब वो सरफेस से के अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है कि रो के डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जो के आर का जो अगर जो कंपोनेंट है, ये मान लो थीटा लेते हैं हम लोग, सो दिस वुड बी थीटा, सो इट वुड बी बैलेंसिंग के आर साइन थीटा, मतलब के आर कैन बी रिटन लाइक दिस, फोर्स कैन बी रिटन लाइक दिस, force acting on the cylinder would be, force acting on the particle would be minus kr, and r can be written like what? R is
if this is rho, R is it has got two components, right? This is rho and this is Z. So I have rho E rho plus Z K cap like this, right? चूंकि पार्टिकल जो है सिलेंडर के अंदर नहीं जा सकता है, so you have a normal reaction which would be balancing this component. You'll have a normal reaction which will be balancing this component. So if I talk about net force, मतलब सिलेंडर के अंदर नहीं है, सिलेंडर के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा. ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन हो, ये आपको टुवर्ड्स ये जो के रो ई रो है वो इस डायरेक्शन में है, इसको बैलेंस करेगा. जैसे माइनस के रो ई रो, राइट. So it will be balanced by this normal reaction. So the net force acting on the particle would be simply minus kz Ez बोल देते हैं, ठीक है, right. So net force would be this. क्योंकि ये जो रो के डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना, रो इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा. तो दिस component will be neutralized. So the net force acting on the particle is this. And in the case of simple harmonic motion, so particle will be undergoing a simple harmonic motion in z direction. In a way, particle would be undergoing simple harmonic, where here force is proportional to the displacement along z direction and opposite to it. So the condition of SHM is satisfied, right? So the motion would be in z direction and will be simple harmonic. I hope this is clear. Conceptual है थोड़ा, कोई डाउट हो पूछिए. I appreciate the question. ठीक है, कोई भी डाउट हो you please ask in the chat box. ठीक है, उस पर आप पूछ सकते हैं. ये देखिए क्या बोल रहा है, 25वां क्वेश्चन है. Given a spherically symmetric charge density rho r equal to kr square r less than r and 0 outside. 0 से कैपिटल R तक जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो इट इज वेरिंग लाइक के आर स्क्वायर, ठीक है. द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R लेस देन R इज टोटल चार्जेस क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुमको. ये आपको स्फीयर दे दिया है एंड इनसाइड द स्फीयर रो इज वेरिंग लाइक दिस, आउटसाइड 0, no charge. So charge is only in this spherical part of radius capital R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लीजिए, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज कर लीजिए. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेज दैट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड around any closed Gaussian surface across any closed Gaussian surface is equal to charge enclosed by it upon epsilon naught. अब यहाँ पे choosing a Gaussian surface is the key. We should choose a Gaussian surface which is symmetric to the given charge distribution. अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके अंदर इन्वर्जन सिमेट्री है, ठीक है. तो आप Gaussian surface must choose a Gaussian surface, right, which is symmetric to the charge distribution. So a Gaussian surface which is symmetric to a charge distribution would be a Gaussian surface which itself has got inversion symmetry. Since your inversion symmetry in charge, you must choose a Gaussian which is having inversion symmetry. तो आप हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग को चूँकि Gaussian surface should be symmetric to the charge distribution and it must pass to the point where you want to find electric field. So if you want to find electric field here at a distance r, so I must take a Gaussian surface which is symmetric to the given charge distribution and must pass to the point P where you want to find the field, right? So this is not condition for application of Gauss law. It is simply done because choosing such a Gaussian surface makes the evaluation of the surface integral easier. ऐसा Gaussian surface choose करने से जो surface integral का evaluation वो easy हो जाता है, ठीक है. कैसे easy हो जाता है देखिए. See, since charge is having inversion symmetry,
So whatever symmetry you have in the charge distribution, the same kind of symmetry will be inherited by the field also. चार्ज जो है कॉज है और फील्ड इफेक्ट है, तो जिस तरह सिमेट्री कॉज में दिखेगा वैसा ही सिमेट्री आपको इफेक्ट में दिखेगा। तो चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्वर्जन सिमेट्री है, तो फील्ड के अंदर भी इन्वर्जन सिमेट्री होगा। इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब होता है अगर कोई भी आर वेक्टर ड्रा करते हैं तो जो इन्वायरमेंट यहाँ है वही इन्वायरमेंट माइनस आर वेक्टर के टिप पे होगा। ऐसा मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। जो इन्वायरमेंट आर वेक्टर के टिप पे है वही इन्वायरमेंट माइनस आर वेक्टर के टिप पे है, तो वही तभी हो सकता है जो वो आर का फंक्शन हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि इन्वर्जन सिमेट्री से ही गेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन रेडियल डायरेक्शन। एन कैप जो होगा, एन कैप इज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस। चूँकि गॉसियन सरफेस आपने सिलिंड्रिकल लिया है तो नॉर्मल टू गॉसियन सरफेस विल ऑल्सो बी इन रेडियल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है और एन कैप भी रेडियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रेडियल है, सब बहुत लंबा डिस्कशन हमने किया है वीडियो लेक्चर में। देखना है गॉस लॉ वाला वीडियो लेक्चर जो है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि क्यों ई रेडियल होता है और क्यों ई इज ए फंक्शन ऑफ आर होता है एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स। ये सब मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इन दिस केस, ठीक है। जब रो आपका कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ आर होता है सिर्फ, तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ आर का फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन है जिसको काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है गॉस लॉ वाले टॉपिक में, ठीक है। सो ई विल बी रेडियल, ठीक है, एंड एन कैप इज नॉर्मल टू गॉसियन सरफेस। और चूंकि गॉसियन सरफेस आपने स्फेरिकल लिया है, बिकॉज गॉस लॉ लीव्स यू फ्री टू चूज ए गॉसियन सरफेस, तो एन कैप चूंकि आपने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है, तो नॉर्मल टू स्फेरिकल सरफेस इज रेडियल। So that means E and N, they are in same direction. So E dot N is going to be E. And Q is what? Q is rho d tau. And E is a function of R only. And R is going to be constant at each and every point on the Gaussian surface. देखिए सिमेट्रिक Gaussian चूज करने से कितना फायदा हो रहा है। पहले तो E dot N को E कर लिया आप, चूंकि आपने स्फेरिकल Gaussian से चूज किया है, और स्फेरिकल Gaussian सरफेस के हर पॉइंट पे R कांस्टेंट है और E चूंकि R का फंक्शन, तो हम कह सकते हैं पूरे Gaussian सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। सो आई कैन टेक E आउटसाइड, सिंस वी आर कैरिंग अ सरफेस इंटीग्रल, तो जो भी प्रॉपर्टीज सरफेस के ऊपर होल्ड करता है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इंटीग्रल का इवैल्यूएशन में, ठीक है। जी 1/ε0 रो क्या है, KR²। डीटो क्या लेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट ऐसा लीजिए जहाँ पे इंटीग्रल को कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। मैंने ये भी पार्ट डिस्कस किया है कि एलिमेंट किस तरह से लेते हैं। एलिमेंट शुड बी अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड ऑल्सो इट शुड बी सच दैट द इंटीग्रल कैन बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट। सो वी आर टेकिंग एलिमेंट एज ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एंड चूँकि स्मॉल आर कहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, सो लेट मी चेंज दिस वेरिएबल फ्रॉम आर टू एक्स, ठीक है। इस वेरिएबल को आर से चेंज करके एक्स कर देते हैं, ठीक है, चूँकि स्मॉल आर ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। सो एक्स इज, वी आर टेकिंग ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस dx. वी आर टेकिंग ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस dx. देखो हम लोग ऑलरेडी आर यहाँ यूज कर रहे हैं ना रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस में, तो वी आर टेकिंग ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस dx. So volume of that spherical shell is 4πx² dx and rho is kx² on this volume element, and it varies from 0 to capital R, 0 to small r, sorry. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E and area of the Gaussian cell is 4πr², as is 4πk/ε0 and x4 dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x 5/5 0 to L. So this will be so 4π will cancel out. Electric field will be ठीक है जी।
आंसर क्यू के टर्म्स में है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यू के टर्म्स में निकाल लेते हैं। क्यू इज व्हाट? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा बताओ? व्हाट इज टोटल चार्ज? दिस इज टोटल चार्ज इफ आई रिप्लेस आर विथ कैपिटल आर, देन दिस विल गिव अस टोटल चार्ज। ये जो है टोटल चार्ज देगा अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज टोटल चार्ज, सो दिस वुड बी 4 pi k x4 by 4 x5 by 5 due to capital R, or this is 4 pi k, that will be q. So k is going to be, or you can say k by 5 is going to be simply, यहाँ से देखो 5q by 4 pi R5 नहीं, so I replace k by 5 with q upon 4 pi R5, ठीक है, q upon 4 pi, yes. ऐसे बिना इसके निकालने के बाद भी काम चल जाता है, बिकॉज ये तो समझ में आ रहा है ना कि आर क्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो आर क्यू तो सिर्फ इसी में है ना, सो नो नीड ऑफ फाइंडिंग दिस होल थिंग, के फाइंड करने का नीड नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ये, यहाँ तो आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1/r स्क्वायर है, तो आर क्यू पर डिपेंडेंस सिर्फ एक ही में था, ए में, सिर्फ ए ही आंसर आ जाएगा, बाकी ये निकाल लोगे, ठीक है, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो समझो, ठीक। मान लो आर क्यू वाला ही 3-4 ऑप्शन आता तो फिर तो के निकालना ही पड़ता है आपको। ये देखिए क्या बोल रहा, 26वां नंबर, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स बाय एंगल 60 डिग्री विथ आफ्टर पासिंग थ्रू वेव प्लेट। The path axis of wave plate is alpha, making angle alpha with respect to plane of polarization of incident wave. The wave plate and alpha is, देखो, the only optical device which leads to rotation of the plane of polarization is half wave plate. Half wave plate ही plane of polarization को rotate कर देता है, और कितना rotate करता है देखो, we are into basically the action of half wave plate on plane polarized light। एक तो ये पास एक्सिस को ना पता नहीं हर जगह यूज करते हैं, बेसिकली इट इज प्रिंसिपल सेक्शन। मान लो इफ यू हैव हाफ वेव प्लेट एंड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट इज दिस, हाफ वेव प्लेट का प्रिंसिपल सेक्शन ये है। अब लाइट फॉल कर रहा है इस पर, ठीक है, लाइट इज फॉलिंग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज फॉलिंग with this field vibration, make an angle theta with the principal axis of half wave plate। मतलब जो रे फॉल, जो लाइट फॉल कर रहा है उसका जो फील्ड वाइब्रेशन है वो मान लो हाफ वेव प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। देन आफ्टर फिर क्या होगा, इट विल स्प्लिट इनटू ओ वेव एंड ई वेव। O wave and E wave, they will travel through the half wave plate happily, and after coming out from the half wave plate, they will develop a phase difference of pi. And after developing a phase difference of pi, when they superimpose on each other, they again form a plane polarized light. But that plane polarized light will make an angle. Will make an angle of pi minus theta with the principal section. Pi minus theta with the principal section, right? So the amount of rotation which you have, this is the amount of rotation. The amount of rotation is pi minus 2 theta, and that is given to you 60 degree. So that means theta is going to be how much? This is 180 degree, so 2 theta is 120 degree,
So this theta is 60 degree. ठीक है, it is half wave plate and 60 degree. ये तो गलत है, बट 60 डिग्री कहीं नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्लोजर आंसर सी रहेगा. क्यों रहेगा सी? क्योंकि अब देखो ये हाफ वेव प्लेट है, ये फील्ड वाइब्रेशन है. फील्ड वाइब्रेशन क्या है? हाफ आधा साइकिल तो इधर रहेगा, अगले हाफ साइकिल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन वेव है ना, हार्मोनिक फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वेरिंग हार्मोनिकली. सो आइदर यू say कि the angle between E and half wave is 60 degree, or I can say it is 120 degree, or I can say it is 120 degree. ठीक है, same thing. So the closer answer would be this. आप 60 डिग्री आप कहें कि हाफ वेव प्लेट और फील्ड वाइब्रेशन 60 डिग्री एंगल हो, या पीछे से कहें कि भाई ये नहीं 180 डिग्री एंगल है, सॉरी 120 है, या तो 60 बोलो या 180 माइनस 60 बोलो, चलेगा वो भी. तो दिस वुड बी आल्सो द आंसर. ये गलत होगा, बी और सी दे रखा था उसमें, नहीं बी नहीं होगा, सी होगा. ठीक है, ये प्रॉपर आंसर तो 60 डिग्री होता है कायदे से. ठीक है, ठीक है, पढ़ लीजिए. मस्ट स्टडी द एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये देखो, द लॉन्ग सोलेनॉइड is carrying a time dependent current such that magnetic field inside has the variation as B equals to B naught T square K cap. Displacement current at point P on the circle of radius R in the plane perpendicular to the axis. R is what? R is more than R, the capital R. ये दे रखा. ठीक है, तो ये लूप को ओरिएंट कर दो एक तरह से. लेट अस ओरिएंट द लूप. Let us orient the loop. If I orient the loop in this direction, if I orient the loop in this direction, then normal to the plane, if I orient the loop in this direction, then normal to this plane surface bounded by the loop would be in this direction. कैसे निकालते हैं हम लोग? आप राइट हैंड के फिंगर्स को ओरिएंटेशन के लिए कर्ल कीजिए. थंब जो होगा वो एन कैप का डायरेक्शन रहेगा. अगर यही कोई ओरिएंटेशन उल्टा ले लेगा तो एन कैप जो होगा माइनस के कैप हो जाएगा. सो नॉर्मल टू द सर्फेस बाउंडेड बाय द लूप डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप. Normal to the surface bounded by a loop depends on the orientation of the loop. So if orientation is say anti-clockwise, in this case n cap would be in upward direction. तो चलो ये orientation ले लेते हैं. If I take this orientation of the loop, now what we have to do is we have to use Faraday law. C is this loop and S is the surface bounded by the loop. But on this surface, B is non-zero only till capital R. Outside capital R, इसी इतना region में B non-zero, बाहर में बाकी zero है. So in a way I can say this is E dot dl and E is पहले ये निकाल लेते हैं right side. So राइट साइड निकालना है. Any normal to the surface which is k cap for this orientation that we have taken. N is k cap. ये S dash कर लो because this is S dash. Because S is the total surface bounded by the loop. तो उसमें से बाहर वाला रीजन में तो जीरो हो गया फील्ड, नॉन जीरो तो सिर्फ इसमें हो गया ना S dash में. So it is d by dt of b naught t square ds, and this is not space dependent, so this can be taken out, and integral s ds over s dash is going to be pi r square.
राइट। और दिस इज सिंपली माइनस 2b naught t. So what we are finding? This circulation is negative. Circulation is negative. That means इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन जो होगा वो लूप के ओरिएंटेशन के ऑपोजिट होगा। dl क्या दिखा था? dl इज द एलिमेंट ऑफ द लूप। सो dl का डायरेक्शन हमेशा ही लूप के ओरिएंटेशन में होता है। तो ई डॉट डी एल इंटीरियर नेगेटिव आने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो लूप के ओरिएंटेशन के ऑपोजिट है। तो जो ओरिएंटेशन आपने लिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ई फ्लो करेगा, टेंजेंशियली ऑफ कोर्स लूप के अलोंग फ्लो करेगा। ठीक है, और चूंकि ई का ओरिएंटेशन, ई का डायरेक्शन डीएल के डायरेक्शन का ऑपोजिट है, सो ई डॉट डीएल इज माइनस ई डीएल। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, तो वही सिलिंड्रिकल सिमेट्री आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दिखेगा। एंड ई इज गोइंग टू बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप। ई इज अ फंक्शन ऑफ दिस आर ओनली। ठीक है, आइदर कांस्टेंट फंक्शन ऑफ आर ओनली, सो आई कैन टेक ई आउटसाइड or this can be written as minus e 2 pi r, right, where r is the radius of the loop. So pi will cancel out, 2 will cancel out. So electric field is simply b naught t r square upon r. And direction is tangential. Direction is tangential. Tangential direction होगा. So b is inversely proportional to r and tangential. b is inversely proportional to r and tangential. ठीक, पूरा निकाल दिया मैंने। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, समझ लो, ऑप्शन कैन बी चेंज। तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। कई बार क्या है ना, लोग इसको करवाते हैं, ये आ गया, अरे पूरा जान जाओगे तो ये ऑप्शन तो एग्जामिनर का चॉइस है ना जी, कुछ भी दे सकता है। तो यू मस्ट नो द कंप्लीट थिंग, है ना। 28वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल होता है और 3 रोटेशनल होता है। ठीक, द टेम्परेचर इज सच दैट ओनली 1 वाइब्रेशनल मोड इज एक्साइटेड। अच्छा, एक वाइब्रेशनल मोड भी एक्साइट हो गया है, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी भी चेंज होगा एज द टेम्परेचर गोज अप। ठीक है, इफ आर इज गैस कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज, देखिए CV इज बेसिकली FR/2 वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया जी? 3 हो गया ट्रांसलेशन का, 3 हो गया रोटेशन का। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, पोटेंशियल के ही, पोटेंशियल काइनेटिक नहीं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 8R/2 4R हो जाएगा, 4R। तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी चेंज होने लगता है ना, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी चेंज होने लगता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है, एक्टिव हो जाना मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे यूजुअली रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी के ही चेंज होता है, बट हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। सो ऐसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट एक्साइटेड, मतलब बिकम्स एक्टिव, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी आल्सो चेंजिंग। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी विल आल्सो कम इनटू पिक्चर। Okay, so C will be the answer. ये देखो क्या बोल रहा है, the mean momentum P of the nucleon in nucleus of mass number A and atomic number Z depends on, देखिए when you have nucleon in the nucleus of say radius R, then the Heisenberg principle goes like this. So P will be in the range of delta P, which is H upon delta R, and delta R will be in the range of R, where R is the radius of the nucleus, and radius of the nucleus is R naught e to the power 1/3. This will be H bar it will be proportional to A minus 1/3. Nahin? It will be this. C will be the correct answer. You remember this? Important है.
और भी जगह और भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो वो याद रखिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन L and W moves with a constant speed v through a region containing magnetic field B oriented into the paper and extending a distance of 4w, ठीक है, which are following figure represent correctly EF, E versus X। अगर B इनवर्ड है तो अगर इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, अगर इनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो the if I take inward direction as positive, in that case this orientation can be taken as positive, ठीक है, मतलब ये ओरिएंटेशन पॉजिटिव है। if I take this orientation as positive, अब देखो जो लूप इंटर करेगा तो अब ये हिस्से को ट्रैक करो तुम, इस साइड को, जब ये x इक्वल टू 0 पे, जब ये x इक्वल टू 0 पे जाएगा तो लूप एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड रीजन में घुसना चालू होगा। जैसे ही घुसना चालू होगा उसमें अंदर उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, एंड व्हाट विल बी EMF इंड्यूस्ड, दैट विल बी इक्वल टू BLV, दैट विल बी इक्वल टू BLV। यस, ये BW भी कौन लिख रहा है, नहीं W नहीं, BLV, ये वाला साइड जाएगा ना जी, ऐसा BLV, इनफैक्ट ऐसे होता है देखो, and you have it's going inside with B, say, and this is L and this is B. So if suppose it has gone inside with a distance of x, so what's the magnetic flux? It is B into L into x, and EMF would be magnitude का अगर बात करें d phi by dt, so it is BL dx by dt, and dx by dt is V। तो ये डायमेंशन L होता है, ये दोनों तो गलत ही है ना, ये दोनों तो गलत ही है। BLV मतलब जैसे घुसेगा तो BLV, और कब तक ये BLV रहेगा, जब तक कि ये हिस्सा अंदर न चला जाए, पूरा का पूरा लूप अंदर न चला जाए, पूरा का पूरा लूप अंदर न चला जाए, तब तक वो BLV रहेगा। मतलब जो x इक्वल 0 और लूप जो अंदर जाएगा, W अंदर चला जाएगा, तब तक ये BLV रहेगा, ठीक है। तो 0 से लेके अगर इसको ले x इक्वल 0, अगर ये इसका पोजीशन को लेते हैं हम लोग रेफरेंस, तो जब ये x इक्वल 0 पे जा रहा है और जब x इक्वल W पे चला जाएगा तो ये हिस्सा भी यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, इसके पोजीशन को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो ये x इक्वल 0 पे आया तो फ्लक्स चेंज करना चालू किया और BLV EMF जनरेट हो गया। जब x इक्वल W पे आ गया तो पूरा का पूरा लूप अंदर चला गया, क्योंकि W विड्थ है, तो 0 से W तक जब ये रहेगा, ये वाला हिस्सा 0 से W तक इसका पोजीशन चेंज करेगा, तो उसके बाद BLV EMF आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से EMF कब जनरेट, फिर तो अंदर में तो पूरा का पूरा लूप ही अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा नहीं, तो EMF इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना कब चालू होगा, जब ये हिस्सा x इक्वल 4w से एक्सीड करेगा, तो ये लूप बाहर निकलना चालू होगा। लूप जब बाहर निकलना चालू होगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स जब घटेगा तो फिर उसके अंदर EMF जनरेट होगा, दैट विल बी अगेन BLV, ठीक है, दैट विल बी अगेन BLV। तो अब ये ऑपोजिट साइन क्यों दे रहा है बताते हैं आपको। जब देखो लूप अंदर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में द करंट वुड बी फ्लोइंग इन सच ए वे दैट इंक्रीज ऑफ फ्लक्स इज अपोज्ड। फ्लक्स किधर है, B इनवर्ड है, तो आपको करंट ऐसा जनरेट होगा कि द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स इज अपोज्ड, एंड हाउ द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स कैन बी अपोज्ड, बाय वीकनिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसमें करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट का, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाए। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकन हो जाएगा, एंड बाय वीकनिंग द मैग्नेटिक फील्ड यू आर अपोजिंग द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स। तो आपका जो करंट जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, करंट वुड बी जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन, करंट वुड बी जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और जब बाहर निकलेगा तो आपका जो फ्लक्स है वो घटेगा, तो घटेगा तो द करंट वुड बी प्रोड्यूस इन सच ए वे, करंट वुड बी प्रोड्यूस इन सच ए वे, अभी तो करंट ऊपर की डायरेक्शन होगा ना, अभी करंट इधर से प्रोड्यूस होगा, ताकि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर दें। बाय रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड यू आर अपोजिंग द डिक्रीज ऑफ फ्लक्स, यही तरीका होता है। सो द मैग्नेटिक जो इंड्यूस करंट, डायरेक्शन इंड्यूस करंट इज दिस इन दिस केस, और जब बाहर निकलेगा तो नीचे ऐसे होगा, ठीक है, बाहर निकलेगा तो नीचे इस टाइप से हो जाएगा। तो ईएमएफ का अगर बात करते हैं हम लोग, सो ईएमएफ इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस डी फाई बाई डी टी। मान लो ये एक्स हिस्सा उसका अंदर जाता है लूप का, अगर इस लूप का एक्स हिस्सा अंदर जाता है, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, और इट विल बी माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी वी। माइनस बी एल भी हो गया तुम्हारा जो लूप अंदर जा रहा है, और लूप जब बाहर निकलेगा तो इस हिस्से को इसको हम एक्स माने ना, जो आगे राइट वाला कॉर्नर है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस वुड बी बी एल एक्स माइनस 4w, राइट। सो डी फाई बाई डी टी इज, सही लिख रहा है ना, नहीं, नॉट एक्स माइनस 4w, ये हिस्सा है ना, x तो ये टोटल हो गया, 4w x माइनस 4w तो ये हो जाएगा, इट वुड बी दिस इज w and this is x minus 4w, so w minus x minus 4w, so this would be bl and 5w minus x, और डी फाइव ये फ्लक्स हो गया एक तरह से, सॉरी, बी एल and EMF is minus d phi by dt, so it will be BL dx by dt, BL, तो ये आंसर हो जाएगा जी। सो मेरी माइनस बी एल भी बाद में बी एल भी हो जाएगा, मतलब जब इंटर कर रहा है तो x गोज फ्रॉम 0 टू w, जो एग्जिट हो रहा है तो x गोज फ्रॉम 4w टू 5w, तो C would be the correct answer, C would be the correct answer, ठीक है। So this is how we complete the whole MCQ part. अब next part जो है हम लोग का MSQ होगा 31 to 40, वो करेंगे, ठीक है। हम लोग MSQ चालू कर रहे हैं। MSQ देखो 31 to 40 जो क्वेश्चन नंबर है, दैट इज MSQ, मतलब मोर देन वन करेक्ट, चार में से हो सकता है चारों सही हो, या तीन भी सही हो सकता है, या दो भी सही हो सकता है, या सिंगल भी सही हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम जितने, या एक एटम जितने एटम से जुड़ा होता है, जितने एटम्स के कांटेक्ट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब इफ आई से दैट in case of simple cubic crystal the coordination number of each atom is 8, मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, और एक एक कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल मिलके शेयर करता है, मतलब एक यूनिट से मतलब एक कॉर्नर पे जो एटम है वो 8 एटम से, जैसे यहाँ तो सिंपल क्यूबिक, या इसी में एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे लिखा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 है, इसका मतलब ये है, ये सही आंसर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक एक एटम जो है वो 8 एटम से 8 एटम के कांटेक्ट में है। दूर वाला का बात नहीं कर रहे, जिससे कांटेक्ट में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत सारा होगा, लेकिन जिनके साथ फिजिकली वो कांटेक्ट में है, द नंबर ऑफ एटम विथ विच ईच एटम इज इन कांटेक्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसे मैंने एक ना इसमें नेट से निकाल रखा है डायग्राम, देखो, हाँ
ये निकाल रखा है आपके लिए। देखो ये BCC क्रिस्टल है, ये तो लैटिस पॉइंट दिखा रहा है और लैटिस पॉइंट पे एटम ये दिखा रहा है। अब ये देखो जो बीच का बॉडी सेंटर यहाँ का एटम जो है वो 8 एटम से कनेक्टेड है। देखो कनेक्टेड मतलब इन कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है। देखिए जैसे यहाँ देखो ये एटम जो है, ये एटम जो है इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में है, इन सभी कांटेक्ट में, ठीक है। यानी ये एटम जो है 8 लोगों से कांटेक्ट में है, तो इसका इस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अगर आप बोले कि ये कितने लोगों से कनेक्टेड है, तो ये देखो ये कॉर्नर का एटम है, ठीक है। ये कॉर्नर का एटम है, ये एटम का सिर्फ एक ऑक्टेंट दिखाया है। जब पूरा एटम का बात करोगे ना ऐसे, तो ये एटम दैट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ईच एटम इन द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। एक तो ये हो गया, ये इसके बगल में होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके डायगोनल होगा इस प्लेन में, फिर आगे फ्रंट वाला प्लेन में 4 होगा। मतलब 8 यूनिट सेल से 8 यूनिट सेल, ये जो लैटिस पॉइंट है इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो ये चूंकि ये कॉर्नर एटम होगा 8 यूनिट सेल का, और हर यूनिट सेल में के बीच में एक बॉडी सेंटर्ड वाला एटम है, तो ये 8 यूनिट सेल के जो बीच में एटम होगा उससे वो कनेक्टेड होगा। देखो ये यूनिट सेल का बीच का एटम से कनेक्टेड है ना, सेंटर में जो एटम है। ऐसे ही चूंकि ये 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, सो ईच ऑफ द एटम व्हिच इज एट द कॉर्नर विल आल्सो बी in contact with the 8 body centered atom, right? So coordination number of the each atom, the एक एटम जो है 8 एटम से के फिजिकल कांटेक्ट में है, तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC इज 8 ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वी कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC इज 8। FCC का देख लो। FCC में देखो क्या है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम FCC का बात करते हैं, कहाँ चला गया ये, हाँ ठीक है। अगर FCC का बात करें हम लोग, तो यहां देखो ये जो फेस पे है, ये 4 तो इस प्लेन में 4 लोगों से कनेक्टेड है, 4 लोगों से तो इस फेस में कनेक्ट, इस फेस पे कनेक्टेड है आपका ये 1 2 3 4, ठीक है। और 4 जो होगा आगे वाले फेस, आगे जो फेस है, तो ये 4 देखो इससे कनेक्टेड है। अब 4 जो होगा ये फ्रंट जो एटम होगा, फ्रंट जो यूनिट सेल होगा उससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। FCC का क्या बोला है, FCC दिया भी है कि नहीं दिया है यार, एक सेकेंड, क्या क्या पूछा है तुमसे, सॉल्व बॉडी सेंटर्ड है 8, ये तो ठीक है तुम्हारा, ये तो पहला ठीक है। अब FCC बोला है ना, FCC कितने से कनेक्टेड होगा, तो FCC वाला देखो, ये FCC निकाल रखे हैं हम, ठीक है, ये FCC का निकाल रखे हैं हम। तो FCC में कितने एटम से कनेक्टेड है, FCC में एक जो है वो कितने से कनेक्टेड होगा, with how many atom they will be connected to, with how many atom they will be connected to। अब देखिए FCC में FCC का कितना हो जाएगा, एक एटम की बात करें तो ये 8 यूनिट सेल इसको मिलकर शेयर कर रहा है, और एक जो है ये अलग अलग फेस, जैसे एक यूनिट सेल का अगर बात करते हैं तो ये इससे, अगर इसकी बात करो, इस एटम की बात करो, तो एक यूनिट सेल में ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। तो अगर एक यूनिट सेल में 3 है, ठीक है, तो अगर ये 8 यूनिट सेल मिलकर इसको शेयर कर रहा है तो 3 8 24 हो गया। लेकिन अब ये तो एटम 2 यूनिट सेल का हिस्सा है ना, ये शेयर बाय, देखो समझो बात को, 12 होगा टोटल। ये जो एटम है इस यूनिट सेल में बात करें तो इससे कनेक्टेड है, इससे है और इससे, एक कॉर्नर 3 फेस का मतलब कॉर्नर होता है ना, तो ये तीनों फेस का कॉर्नर, तो ये 3 एटम तो यहाँ से कनेक्टेड है,
इसको 8 यूनिट सेल मिलके शेयर कर रहा है, ठीक है। तो कायदे से 8 के 24 हो गया, लेकिन हम लोग ओवर काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये तो इसके ऊपर वाले यूनिट सेल का भी में ये एटम काउंट हो रहा है ना, ठीक है। ये तो आपका इसके ऊपर यूनिट सेल में भी आधा इसमें शेयर है, आधा इसमें शेयर है। तो अगर देखें 24 है, लेकिन एक एक एटम जो है वो 2 यूनिट सेल मिलकर शेयर कर रहा है, तो 24/2 12 हो जाएगा। मतलब टोटल मिलाकर अगर देखा है तो 12 होगा। तो 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एफसीसी में 12 विल द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो गलत दिया है तुम्हारा, जो 6 दे रखा है ना वो गलत है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए आप, अगला कौन सा है, एक डायमंड स्ट्रक्चर था। डायमंड स्ट्रक्चर में तो 4 हो जाएगा। देखो डायमंड स्ट्रक्चर, ये बढ़िया एग्जाम्पल, ये अच्छा दे रखा है तुमको, इसको जरा खोलें क्या। डायमंड स्ट्रक्चर में ये 3D मॉडल बहुत अच्छा दिखेगा तुमको। देखो ये आपका डायमंड स्ट्रक्चर, देखो एक एक जो है 4 से कनेक्टेड है, एक एक एटम जो है 4 से कनेक्टेड है, CH4 जैसे होता है ना ऐसे, एक एक जो है 4 से कनेक्टेड है। तो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 विल द कोऑर्डिनेशन नंबर, यू कैन सी देयर, 4 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 4 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, देख लो ये 4 से, तो डायमंड का 4 हो जाएगा। और SCP का देखो, SCP का देखो, अगर हम इस एटम की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस एटम, तो आप देखो एक एटम भी उठा के देख लोगे तभी काम चल जाएगा। ये एटम 6 तो इस प्लेन में है, 3 यहाँ है, और ऐसा ही 3 ऊपर होगा। 6 तो इस प्लेन में 6 से कनेक्टेड है, और 3 इससे कनेक्टेड होगा। जो एटम होगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, तो सिर्फ लैटिस पॉइंट दिखा रखा है। और ऐसा ही 3 ऊपर भी होगा, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, और अपने प्लेन में 6, मतलब 12 कोऑर्डिनेशन नंबर SCP का हो जाएगा। यानी SCP का 12 हो गया, और डायमंड वाले का 4 हो गया, और BCC का कितना हो गया था, 8 हो गया, और FCC का 12 हो गया। तो कौन कौन सा सही हुआ, बॉडी सेंटर का सही है, डायमंड का 4 से, हेक्सागोनल 12 हो गया, ये गलत है, ठीक है। सो ACD इज करेक्ट आंसर, ACD इज करेक्ट आंसर, ACD करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखो क्वेश्चन, which of the following relations is true for the thermodynamic system? Which of the following relation is true for the thermodynamic system? बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला दोनों तो TDS इक्वेशन है, तो ये तो सही है। ये TDS इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ा सीख लेना, कैसे कहाँ से आता है आपको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ये जो मैक्सवेल रिलेशन है ना, मैक्सवेल रिलेशन देखो क्या होता है। मैक्सवेल रिलेशन याद करने का देखो तरीका क्या होता है। आप ये याद रखो, VTPS, फिर इसको ऐसे लिखो एंटी क्लॉकवाइज, VTPS, फिर इसको V को यहाँ शिफ्ट कर दो, VT, तो ये हम याद किए हैं, बाकी तुम अपना अलग तरीके से भी याद कर सकते हो। VTPS है ना, ऐसे लिख लो 4 बार। अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना चालू करो। काफ़ी याद भी कर लीजिए, जैसे याद करना है याद कर लीजिए, ठीक है। इक्वलिटी कर दो, अब यहाँ पे S कर दो, यहाँ V कर दो, यहाँ T कर दो, यहाँ V कर दो कांस्टेंट, यहाँ S करो, यहाँ P करो, यहाँ P करो, यहाँ T करो। अब पहले और चौथे में माइनस है, ये चारों मैक्सवेल रिलेशन है, ये चारों मैक्सवेल रिलेशन है।
और मैक्सवेल रिलेशन यूज करके तुम TDS इक्वेशन निकाल सकते हो। S क्या है? S एक स्टेट फंक्शन है एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट इज characterized by thermodynamic state is characterized by three variable P, V and T, and among P, V and T you have one relation also. For every thermodynamic process you have a relation between among P, V and T. So out of P, V and T you have only two independent variable. So I can say S is a function of say T and V, or you can also call S as a function of T and P. One can say like this. If S is a function of T and V, if I take S as a function of T and V, then ds can be written as ds upon dt at constant V plus ds upon dV at constant T dV. ठीक है, अब इसमें T गुना कर देंगे. आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ द TDS इक्वेशंस आर कमिंग. ये भी आप समझिए ये कहाँ से आता है, इसका भी डेरिवेशन है. थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आर मेनली यार इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. वहाँ से ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आता है. तो उसमें नहीं जा रहे हैं डेरिवेशन में, और इसका थोड़ा बता दे रहे हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज प्लस right. So this is what TDS is dq. So I can say this is dq by dt at constant volume. और यहाँ इसको रिप्लेस करो, देखो इससे रिप्लेस कर दो dp by dt से. So this is T dp by dt at constant V tv. और ये क्या है? अच्छा ये dt छूट गया. This is your CV. So this is nothing but CV dt plus T which is this equation. So this is TDS equation. That's correct. ये सही है. Even ये भी निकल के आ जाएगा. Instead of taking S as a function of T and V, we have taken T and V as independent variable. We can take P and T also as independent variable. I can take S as a function of T and P. देखो तीन वेरिएबल है और एक रिलेशन होगा उसके बीच में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैरेक्टराइज करेगा. So out of three, I can take any two as independent. So it's my choice which variable I am taking as independent. So if I take T and P as independent variable, then in the same way I will proceed. This will be plus ऐसे लिख सकते हैं, नहीं? So if I multiply by T, I'll get and this is all right. So this is dt. So this can be written as plus and ds by dp, I'll use this minus right, and this is Cp. This is Cp. It is Cp dt
माइनस टी, एंड दीज आर द वेरी यूजफुल, इसको आप याद कर लो, ठीक है। मैं डिराइव करके बता दिया हूँ कैसे आ रहा है, आप इसको याद कर लीजिए। दे आर द फेमस टीडीएस इक्वेशंस, दे आर द फेमस टीडीएस इक्वेशंस। सी और डी भी चेक कर लें, लेट्स चेक सी एंड डी आल्सो। F is Helmholtz free energy and G is Gibbs free energy. F जो है, it is Helmholtz free energy which is defined as U minus Ts. So if I take dF, this is du, and du from the first law of thermodynamics, I can write dq minus pdv, and this is TdS minus dt, ये लिखा जाएगा, और this is PdV minus SDT. So this is incorrect. This is incorrect. G का देख लो, यहीं से मैक्सवेल रिलेशन भी आएगा, यहीं से मैक्सवेल रिलेशन भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक मैक्सवेल रिलेशन यहीं से आ जाएगा, एक मैक्सवेल रिलेशन यहां से आ जाएगा। G is what? H minus Ts. H is enthalpy, and H is what? U plus PV. ठीक है, ये तो गलत हो गया। So if I write dg, dg is what? du d of PV and d of Ts. So du is TdS minus PdV, and this can be written as PdV plus VdP, and this is TdS minus SDT. So TdS will cancel out, PdV will cancel out. So dg is VdP minus SDT. So this is correct. So A, B, D correct answer हो जाएगा. A, B, D is going to be the correct answer. Getting a point? A, B, D is going to be the correct answer. तो पहला जो TDS इक्वेशन है तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिराइव थोड़ी कर पाएंगे वहाँ पे, इतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास. So you must remember this. TDS equation you should remember. ये देखिए क्या बोल रहा है. 33rd क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है. Two beams of light in visible range 400 nanometer to 700 nanometer interfere with each other at a point. The optical path difference between them is 5000 nanometer. Which one of the following wavelengths will interfere constructively at the given point? देखिए, for constructive interference, the path difference should be integral multiple of lambda. For constructive interference, path difference delta x, I call the path difference delta x, will be integral multiple of lambda, right? Integral multiple of lambda. So lambda for which you have constructive interference should be given by this, right? N is the order of maxima, right? So delta x is given to you 5000 nanometer, and n is a positive integer. So keep on putting the value of n, you will keep on getting the wavelength for which you will have constructive interference. You keep on putting the value of n, and you keep on getting the wavelength for which you have the constructive interference for the path difference 5000 nanometer. तो विजिबल रेंज में लाना है तो हम लोग को n ऐसा पुट करना पड़ेगा कि लैम्डा का वैल्यू 4000 से 7000 के बीच आ जाए, 400 से 700 के बीच आ जाए. तो पहले तो 7 अगर पुट करोगे तो 700 से ऊपर जाएगा. 8 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स पुट n equal to 8. If I put n equal to 8, this will be what? Lambda will be
8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40। तो एक तो ये आंसर हो गया। फॉर दिस पार्ट डिफरेंस यू विल हैव द 8th मैक्सिमा ऑफ 625 नैनोमीटर। तो 625 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होगा उसमें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। इफ आई पुट n इक्वल टू 9, क्या हो जाएगा? 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45। तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। इफ आई पुट n इक्वल टू 10, 500 दिया नहीं है, कोई बात नहीं। n इक्वल 11, 11 चौका 44 और 6 0 416 है जी। 11 चौका 44, 6 0, 11 5 55, 5 0 पॉइंट समथिंग। 2 वेवलेंथ आ रहा है आपका सिर्फ। नहीं, एक और ट्राई कर सकते हैं ना। n इक्वल टू 12 ट्राई कर लो। 5 बटा 12, बच्चों का 48, 12 का 12 और 12 6 72, 12 6 72, ये आ जाएगा। ये भी आंसर आ जाएगा। सो A B C विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर A B C विल हैव द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। A B C विल बी द करेक्ट आंसर। A B C सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन वेवलेंथ के लिए डेल्टा एक्स होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दीज लैम्डास हो जाएगा। द पार्ट डिफरेंस विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दीज लैम्डा वैल्यूज। तो इन लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f. The lens is cut along diameter in 2 parts. The 2 lens part and the object are kept as shown in figure. The images are formed at following distance from the object. ये आपका origin ले लिया है O। यहाँ से F दूरी पे, यहाँ से F दूरी पे एक कटा हुआ हिस्सा है और 2F दूरी पे दूसरा हिस्सा पुट कर दिया हमने। तो लेंस को आधा कर देने से इमेज का पोजीशन नहीं बदलता है, इमेज का इंटेंसिटी बदलता है। इमेज तब भी फॉर्म होगा, अगर आधा हिस्सा रहेगा तब भी इमेज फॉर्म होगा। तो अगर इसको L1 लेते हैं, इसको L2 लेते हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, तो अब यहाँ से बड़े सारे लाइट निकल रहे हैं ना, है ना। तो इसका एक इमेज तो इन्फिनिटी में फॉर्म हो जाएगा आपका, एक इमेज तो इन्फिनिटी में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक इमेज तो इन्फिनिटी पे है। जो इन्फिनिटी पे इमेज बना है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकता है। ठीक है, जो इन्फिनिटी पे लेंस बना, इन्फिनिटी पे जो इमेज बना है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो आई कैन टेक फॉर L2, if I treat the image formed by L1 at infinity as object, so I can say for L2 I can take, अगर ये इमेज का पोजीशन को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लें L2 के लिए, तो यहाँ पे U क्या हो जाएगा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक तरह से हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। तो वो क्या हो जाएगा? वो इमेज जो आपका यहाँ से लाइट टकरा के जा रहा है जी, जो लाइट इससे भी टकराया और इससे भी टकराया, बात समझ क्या बोल रहे हैं। जैसे कुछ लाइट होगा इससे भी टकराएगा और इससे भी टकराएगा, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो रेज यहाँ से गया, यहाँ पास कर गया, जो L2 को मीट ही नहीं किया, वो तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ से कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज जाते हैं तो इसको भी हिट किया, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर इमेज, जो इसका इमेज वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह होगा। देखो, एक तो हुआ कि यहाँ हिट किया और या यहाँ हिट किया और इससे पास ऑन ही नहीं किया, ठीक है, और वो इमेज बना दिया, वो इमेज बना दिया, तो उसको तो L2 से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो एक इमेज बनेगा जो सिर्फ L1 की वजह से होगा।
वो एक इमेज बनेगा जो सिर्फ L1 की वजह से होगा। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि रेज यहाँ से पास किया, कन्वर्ज किया और कन्वर्ज करके हिट किया इधर भी, रेज यहाँ से ऐसे पास किया, कन्वर्ज करते हुए हिट किया, तो वो जो इमेज बनेगा वो चूंकि रे L1 से भी पास किया, L2 से भी पास किया, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अगर सिर्फ L1 होता तो उसका जो इमेज बनता वो L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि वो इमेज एक्चुअली फॉर्म नहीं होता, ठीक है, वो उसके पहले ही रे मीट करके इस पे ये L2 को हिट कर जाता है। इससे पहले कि L1 का इमेज फॉर्म हो, रेज हिट L2, तो वैसे केस में जो L1 का अकेले L1 जो होता है उसका जो इमेज होता है वो L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो ऐसे केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में U को इन्फिनिटी ले लिया हमने और फार्मूला लगा लिया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/v और 1/infinity इक्वल्स टू 1/f, सो v विल बी f, यानी आपका जो है इस लेंस के f दूरी पे इमेज बनेगा, यानी यहां से दूरी ले लें तो ये हो जाएगा 3f भी एक आंसर हो जाएगा। एक तो इन्फिनिटी आंसर हो गया, एक 3f आंसर हो गया, ठीक, एक आंसर 3f हो गया। अच्छा, अब कुछ रेज होंगे जो L1 को हिट ना करके सिर्फ L2 को हिट करेगा, ठीक है, और वो जो इमेज फॉर्म करेगा वो सिर्फ L2 की वजह से होगा, और वो कहाँ होगा, ये 2f दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी इसका 2f दूरी पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ओ ऑरिजिन से कितना दूरी हो जाएगा, 2f ये और 2f है, 4f हो गया ना। तो एक इमेज, तो जो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हुआ वो सिर्फ L1 की वजह से हुआ, जो 4f पे इमेज फॉर्म हुआ वो उन रेज की वजह से इमेज फॉर्म हुआ जो सिर्फ L2 को हिट कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा उन रेज के थ्रू जो सिर्फ L1 को हिट कर रहा है, L2 को हिट नहीं कर रहा है। 4f पे जो इमेज फॉर्म होगा वो उन रेज से फॉर्म होगा जो सिर्फ L2 को हिट कर रहे हैं, L1 को हिट नहीं कर रहे हैं। और जो रेज L1 को भी हिट कर रहे हैं, L1 से पास करते हुए L2 को भी हिट कर रहे हैं, उसका इमेज 3f पे फॉर्म होगा। तो तीन इमेज फॉर्म होगा, एक इन्फिनिटी पे जो सिर्फ L1 की वजह से होगा, एक 4f पे जो सिर्फ L2 की वजह से होगा, और एक 3f पे जो L1 L2 के थ्रू जो रेज जा रहा वो कन्वर्ज करेंगे 3f पे। तो इसका आंसर हो जाएगा B, C and D. B, C and D will be correct answer. B, C, D will be the correct answer. Yeah. Let's look into this. In the presence of magnetic field Bj and electric field minus Ek, the particle moves undeflected. Which one of the following is correct? The particle has positive charge and velocity is minus E by B I cap. The particle has positive charge and velocity is E by B I cap. Particle negative, ठीक है, पहले देखते हैं, पहले डायग्राम बनाओ पहले. Let's make a diagram first. पहले तो हम लोग एक काम करें. If I take it as X, Y and Z. So E is lying in direction minus E, it is this. Okay, electric field is in this direction minus E के, या डायरेक्शन दिखाई दियो तो के वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, E का डायरेक्शन ये है. And B is Bj. ठीक है. Okay. So if I have a charge Q, suppose positive charge. If suppose we have a positive charge with velocity in this direction. If I have a charge Q having velocity in x direction, then on this charge we have a Lorentz force V cross B in upward direction. Lorentz force V cross B will be in upward direction. So you have a Lorentz force which is QVB in upward direction, and we have a force QE in downward direction. So if this QE
is equal to QVB, E is VB, then that charge will remain undeflected, क्योंकि इसका वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में है और इससे दो फोर्स लग रहा है, QE लग रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन में और एक QVB लग रहा है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में. And if E is such that E is equal to VB or V is equal to E by B, if I write in vector form this, then the forces due to electric field and magnetic field cancels out and the particle remains undeflected. And since these Q are cancelling out, so irrespective of whether it is positive charge or negative charge, the scenario will be same. Only thing which will happen is if Q is negative, QE will be in positive z direction and QVB will be in negative z direction. मतलब इनका डायरेक्शन पलट जाएगा, QVB नेगेटिव z डायरेक्शन में आ जाएगा और QE पॉजिटिव z डायरेक्शन में आ जाएगा if Q is negative, right? But if they are equal, then in any case QE will be equal to QVB, right? So if velocity is E by B I cap, irrespective whether it is positive charge or negative charge, the particle will remain undeflected. The particle will remain undeflected. Getting a point? समझ में आ रहा है चीज? फेमस होता है लॉरेंस फोर्स का इस टाइप क्वेश्चन जो होता है ना, दे आर वेरी फेमस. ओके, ठीक है. ये देखिए 36 क्वेश्चन नंबर. Let matrix M is this. If determinant of M is 0, then M is invertible. नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा ना. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी तो इन्वर्टिबल होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी तो इन्वर्टिबल होगा, तो ये तो गलत ही हो गया. डिटर्मिनेंट M क्या है ऐसे बताओ. 2x2 मैट्रिक्स, इट इज 36 minus 6x. Our determinant is 0, so x will be 6. So here M, if I say determinant is 0, then x will be 6. It will be 4, 6. So it is of course symmetric. It is of course symmetric. And symmetric symmetric, and what is lambda? See, you have lambda 1 plus lambda 2 is trace, which is 36. Sorry, 9 plus 4, 13. And lambda 1 into lambda 2 is determinant, which is 0. Right? Determinant. And determinant is 0. So that means one of the eigenvalue will be 0. So if I say lambda 2 is 0, then I can say lambda 1 is 13. Right? So one of the eigenvalue will be 13 because one of the eigenvalue is 0. Only then determinant will be 0. Okay? Only then determinant will be 0. See, if one of the eigenvalue is 0, the other will be 13 because their sum has to be 13. And since these lambdas are distinct, so their eigenvalues must be orthogonal. If these eigenvalues are distinct, so their eigenvectors must be orthogonal. A property है. This property, this can be proved very easily. इसको बहुत easily prove किया जा सकता है. ठीक है? Simple question है. अगर determinant same होता, उस केस में eigenvectors need not be orthogonal. They can be made orthogonal, of course, in that case. Right? Okay. Yeah. ये देखो 37 क्वेश्चन नंबर है. Let electric field in the region R is given like this. From this we may conclude that R region R में electric field ये है, तो यहाँ से बोल रहा है we can conclude that electric field क्या दिया हुआ है आपको? Electric field is e to the power minus y square I cap. Right. पूरा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. डेल डॉट इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट. सो व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई? डाइवर्जेंस ऑफ ई डी एक्स बाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ई एक्स विथ एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ई वाई विथ वाई. ये मतलब ये ऐसा आ जाएगा ना. But Ex is not a function of x, so this will be 0. And Ey is not a function of y, so this will also be 0. Means rho is 0. Rho is 0 means you don't have the charge distribution anywhere.
at every point rho is 0, तो ये तो गलत है. R has no charge distribution, ये सही हो जाएगा. R has no charge distribution. R has time dependent magnetic field. वो कहाँ से पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा. अगर डेल क्रॉस ई नॉन जीरो हुआ, in that case I can say B is time dependent. If this is 0, then I can say B is not time dependent. But the B will be function of t only when this is 0. B's function of t means this derivative will be non-zero. So del cross E से idea लग जाएगा whether you have B is time independent or not. If I say del cross E, then it will be Ij k, and we have here d by dx, d by dy, d by dz, and here we have e to the power minus y square, e to the power minus x square, 0. So I component 0, j component 0, you have k component. Yes, k component is minus 2x e to the power minus x square plus 2y e to the power minus y square, k cap. So this is non-zero. That means, yeah, dv by dt is non-zero. Means B is time dependent. B is time dependent, right? B is time dependent. And if I talk about B, then B would be somewhat like this, minus 2x, or minus sign इधर लेके जाओगे, it would be somewhat like this. T, नहीं, and k cap, नहीं. So energy flux density is given by E cross H vector. So if I talk about E cross H, then E is what? E cross H is E cross B by mu naught. So if I talk about E cross H, energy flux is given by the Poynting vector. So I can say this is 1 by mu naught ijk, and E is what? E to the power minus y square, e to the power minus x square, and 0, and B is minus 2x or plus 2x e to the power, 0, 0, ये नॉन जीरो होगा क्या? चेक कर लो एक बार. Yeah, this is non-zero. This is non-zero. So S is non-zero. So if I say energy flux is 0 everywhere, this is wrong. So B and C is correct answer. B and C is correct answer. Okay. B and C, because S is non-zero. S is not 0 everywhere. The flux of energy will not be 0 everywhere. ये देखो क्या बोल रहा है, fx is 3x6 minus 2x square minus 8, which of following is true? Formula याद रखो. If you have these are the equation, a naught xn इन जनरल बता दें आपको. This. Then sum of the eigenvalues is given by minus of a1 by a0, right? And the product of eigenvalues
is given by -1 to the power n n by n naught। तो आपको क्या देगा 3x6 प्लस 0x5 प्लस 0x4 प्लस 0x3 minus 2x square minus 8 equal to 0. So sum of eigenvalues will be what? This upon 3, 0. Sum of eigenvalues is 0. And if I talk about the product of eigenvalues, that is -1 to the power 6 n by n, n by a naught, n by a naught. So minus 8 by 3. So the product of roots is minus 8 by 3. ठीक है? Complex root are conjugate of each other. Yes, because you don't have the complex coefficients. Conjugate होगा, if you have lambda alpha plus I beta as one of the root, then there must be alpha minus I beta. Only then I can have real coefficient. Only then you can have real coefficient, right? So A, B, D is correct. A, B, D is correct answer. ठीक है? A, B, D जो होगा वो correct answer हो जाएगा. Fine. $39 क्वेश्चन नंबर है, देखो क्या बोल रहा है. In a PN junction, dopant concentration on P side is higher than N side. ठीक है, P side में concentration higher है N side से. Okay. Which of the following is correct when the junction is unbiased? Width of depletion layer is larger on N side. ठीक है, तो width of depletion layer will be larger on N side. Yes. Yes. ये सही होगा. ये सब पढ़ लो भैया. ठीक है, थ्योरी है इसका. अब यहाँ पे ये सब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. थर्मल इक्विलिब्रियम फर्मी एनर्जी विल बी हायर ऑन पी साइड. नहीं, पी साइड में तो थर्मल फर्मी एनर्जी लो होता है जी, एक्सेप्टर लेवल आ जाता है ना, नीचे होता है. ये गलत है तुम्हारा. एन साइड में बल्कि हायर रहता है, पी साइड में लोअर रहता है. इन डिप्लीशन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉइंट एरिया ऑन पी साइड इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, ठीक है. मतलब यू हैव चार्ज इक्विलिब्रियम. द वैल्यू ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डोपेंट कंसंट्रेशन. यस. सो ए सी डी विल बी करेक्ट. ये थ्योरेटिकल है. ठीक है, वी रीड सेमीकंडक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा काफ़ी. मतलब वो इतना 2 लाइन में एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा. ये कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन होगा 40. Two projectile of identical mass are projected from ground with the same initial angle alpha with respect to Earth's surface and same initial velocity u. बढ़िया बात है. They collide at the highest point of the trajectory and stick to each other. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भाई तुम्हारा जो है यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका अल्फा पे और यू पे, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका अल्फा पे और यू पे, और इनफैक्ट ये रेंज के बराबर होगा. ये क्या हो रहा, हाईएस्ट पोजीशन पे जब इधर आया ना तो एक दूसरे से टकरा गया. तो ये तभी होगा जब तुम्हारा ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर होगा. और टकरा के क्या हुआ, स्टिक कर गया, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन हुआ. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ये तो गलत हो जाएगा. द मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट विल बी 0 आफ्टर कोलिजन. यस, इसका स्पीड जो होगा उस समय रहा होगा u cos अल्फा, इसका भी स्पीड u cos अल्फा रहा होगा. जस्ट बिफोर कोलिजन, मासेस दोनों का सेम है, जस्ट बिफोर कोलिजन the net linear momentum of the system will be 0. So net linear momentum of the system after collision will also be 0. ठीक है, तो जो बॉडी होगा इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरने लगेगा, मतलब स्टिक कर जाएगा. तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे. तो जस्ट बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम वाज 0,
Just after collision also linear momentum will be 0. So in fact the combined mass will come to rest for an instant and then will start falling under gravity. ठीक है, vertically falling under gravity. C सही हो जाएगा. Momentum of combined mass is 0. Yes. Combined mass moves vertically downward. Yes. Momentarily वो रेस्ट पे आ जाएगा और फिर ग्रेविटी के इफेक्ट में वो combined mass नहीं, ये गलत है. A and C will be the correct answer. A and C will be the correct answer. ठीक है, A और C जो है सही आंसर आ जाएगा. So with this we finish this MSQ part, right? And now we are left with just 20 question. NET वाले question बच गए है ना, NET वाले question बच गया. Okay, so we'll do tomorrow NET part. And today is 1st of what 2024. So happy new year to all of you. ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 41. अब जो है नेट स्टार्ट हो गया. हम लोगों ने MCQ MSQ कर लिया. अब नेट वाला सेक्शन है 41 to 60, जिसमें 41 to 50 1 मार्क्स का होगा और 51 to 60 जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा. So see this question 41, what it says. For the given circuit value, for the given circuit, the value of base current in NPN transistor will be in milliampere. अच्छा देखो, ये ओपैम है और इस पे 5 वोल्ट लगाया है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पे. ठीक है, तो 5 वोल्ट. दिस करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल. जो इनपुट बायस करंट होता है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है फॉर ए आइडियल ओपैम. ठीक है, सो द वोल्टेज हियर विल आल्सो बी 5 वोल्ट एंड इफ आई यूज वर्चुअल ग्राउंड then voltage at this point will also be 5 volt. ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल लगाया है, तो यहाँ भी पॉजिटिव वोल्टेज निकल के आएगा और पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा. ऑन करने का मतलब है कि यहाँ से IC IE वगैरह फ्लो करने लगेगा. ठीक है, ओके. सो हियर द वोल्टेज इज 5 वोल्ट क्योंकि यहाँ से सिंपली ये कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा. तो उस केस में आपका IE क्या आ जाएगा, ये इमीटर रेजिस्टेंस है. सो व्हाट विल बी IE? IE is going to be simply which is also equal to IC, approximately they are equal. So this is equal to what? VE. The VE is basically 5 volt upon RE. And VE is 5 volt. This is VE. And RE is 1 kilo ohm. So you'll have 5 milliampere. So IC is 5 milliampere. 5 milliampere. अब बीटा आपको दिया हुआ है. So the base current is going to be IC upon beta. So you have 5 milliampere upon beta. और आप चाहो तो ऐसे ठीक है, बाकी है ना. IC is 5 upon IC और IB में थोड़ा सा, IC और IE में थोड़ा सा फर्क होता है. मतलब IE is basically IC plus IB होता है and IC is beta IB. IC is beta IB. So this is beta plus 1 IB basically. So if you want to be more accurate, what you can do is you have found basically IE. There is slight difference in IE and IB. The difference between IE and IC is IB basically. So if you want to be more accurate, what you can do is you can say IE is 5 milliampere. IC will be IE minus IB, right? IE minus IB. So since beta is not very large, let's take beta plus 1. Usually क्या कहते हैं, when beta is large, we take beta plus 1 as beta and we write IB is IC upon IB or IE upon IB. But here let's write like this. IB is IE upon beta plus 1 or IE is 5 milliampere and 51. So this will give you answer in milliampere. 5 upon 51.
So it is 0.098 milliampere. 2 डेसिमल प्लेस तो लिखोगे तो 0.1 हो जाएगा, है ना। 2 डेसिमल प्लेस तो लिखेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, 0.10। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, आगे चले। ये क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द टेलर एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू 0 इज। देखो, बेसिकली द टेलर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन ओवर एक्स इक्वल टू 0 is given by Maclaurin series, and Maclaurin series is basically this. Maclaurin series is, if you have fx, you can write fx as f0 plus x, and then we can write it as f0 and f dash 0 x f double dash 0 upon 2 factorial x square f triple dash 0 third derivative and so on. So if you want the coefficient of x cube, then this coefficient would be this. Coefficient of x cube would be that would be simply this. आपको fx दे रखा है, fx is sin of sin x, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पहला डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा cos sin x, फिर sin x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा cos x। Okay, now let's find the second derivative. पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस साइन and then we can take derivative of cos x. Cos ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव निकालिए। पहले इसको लेते हैं, this will be minus cos sin x cos square x, then we have not cos square x, it is cos cube x minus cos sin x cos cube x, and then we have minus sin cos square x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 cos x sin x, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव लो, प्लस sin x माइनस cos और इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा -1
ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, आई हो जाएगा -1, -2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी -2/3 factorial, or you can say it is -1/3. 3 factorial is 3 into 2, so it is -1/3, or you can say it is 0.33, like, ठीक है, ऐसे लिखा गया। ओके, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन देखो 43 क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन पे ये क्वेश्चन है। यूजुअली कम आता है, बट कभी कभार 3-4 साल में एक आध बार पूछ देता है लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ऑफ सब्लिमेशन ऑफ जिंक। जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर, सॉलिड से वेपर को जो कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। Assume the vapor to be an ideal gas and molar volume of the solid to be negligible. ठीक, molar volume of the solid to be negligible. Experimentally, it has been found that log base 10 P is C1 by T plus C2, where P is the vapor pressure in Pascal, T is in Kelvin, and C1 and C2 are given. The latent heat of sublimation of zinc from the Clausius-Clapeyron equation is. See, what is Clausius-Clapeyron equation? The equation is dP by dt, that is temperature, is latent heat, and T at which the sublimation takes place. V2 is the volume, molar volume of the vapor, and V1 is the molar volume of the zinc, which is solid. ठीक है। तो the question says कि V1 जो है, जो solid का molar volume है, वो negligibly small है, right? So this equation can be written as L upon TV2, ठीक है। और प्रेशर का एक आपको रिलेशन दे रखा है, that is log 10P। अब जब डेरिवेटिव वगैरह लेते हैं तो लॉग जो है ना बेस ई लेते हैं हम लोग, तो लॉग दिस विल बी रिटन एज व्हाट, लॉग बेस ई टू पावर पी, है ना। ये फॉर्मूला होता है, द log 10 NEX. So if you want to convert it into base E, then you have to do this, right? Equals to C1T plus C2. So that means log बेस नहीं लिखेंगे तो assume किया जाएगा कि बेस E है बेसिकली। इसका डेरिवेटिव अगर लोगे तो क्या बनेगा जी, 1/P dP by dt is log 10, कुछ नहीं लिखोगे तो बेस E माना जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव है log 10 and C1 by T square, right? C1 by T square. So in a way dP by dt comes out to be dP by dt is minus log 10 C1P by T square, ठीक। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, मेरे ख्याल से ना ये माइनस होगा, पेपर में चेक कर लेते हैं। हाँ माइनस ही है, क्योंकि ये मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं बनता था ना, तो ये माइनस है बेसिकली, ये करेक्ट कर लो आप, है ना। और इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा, ये माइनस है, माइनस, राइट। So this is yeah.
सो दिस विल बी प्लस प्लस, ये क्या आ जाएगा log 10 C1 P by T square equals to L by T V2। एक T कट जाएगा आपका, इधर आ जाइए। तो ये क्या आ जाएगा, दिस L will be simply log 10 log base E है यहाँ पे, ठीक है, and you have C1 PV2 by T, और V2 is the molar volume, एक मोल का वॉल्यूम है, so PV2 will be what, RT, PV2 will be RT, आइडियल गैस बोला है ना कि भाई जो वेपर है उसको आइडियल गैस मान के चलो, ठीक है, so PV2 will be RT, so TT will cancel out, so your answer will be simply log 10 C1 into R, यही आ जाएगा ना, या सो log 10 बेस में फेमस है, 2.303 होता है। C1 दे रखा है तुमको, C1 इज 6790 and R is also given to you, R आपको पता भी होना चाहिए, नहीं दिया रहेगा तब भी आपको कर लेना चाहिए, ये आ जाएगा। आंसर आपसे किलो जूल में पूछा है, तो 2.303 इंटू किलो जूल में पूछा है, तो इसको 6.79 कर देते हैं, 6.79 गुने 8.314, 130 130 किलो जूल पर मोल, 130 किलो जूल पर मोल। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, 130 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिस विल बी आंसर, दिस वाज क्वेश्चन ऑन क्लासेस क्लैपेरन इक्वेशन, क्लासेस क्लैपेरन इक्वेशन पे ये क्वेश्चन था, ठीक है, चलेगा। ये क्वेश्चन 44 नंबर क्या बोल रहा है, सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स is confined by 3-dimensional potential VR equals to 1/2 m omega square r square। ये 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर है। 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी आइगन वैल्यू होता है वो ये होता है, याद भी रखो इसको। 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी आइगन वैल्यू इज nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z सेम है यहाँ पे, and nz प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, where nx ny nz आर द क्वांटम नंबर्स। जितने डायमेंशन का पोटेंशियल होगा उतने ही क्वांटम नंबर्स निकल के आएंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। जितने डायमेंशन का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 3 डायमेंशन में है, तो उतने ही आपको क्वांटम नंबर्स निकल के आएंगे। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता था तो एक ही क्वांटम नंबर होता था n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें ग्राउंड स्टेट का बात करें तो ग्राउंड स्टेट कब अचीव होगा, जब नीचे से फिल होते हुए आए एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आल्सो। तो जो सबसे निचला एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, when you put nx ny nz all to be 0, ठीक है, so nx ny nz all 0 and then you have one more quantum number which is not coming from Schrodinger wave equation, that is spin quantum number. So 0 0 0 is the space quantum numbers, and ms which is having two values, one plus half and minus half, so one electron will reside in 0 0 0 minus half, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा 0 0 0 प्लस हाफ। तो आपका पॉलीस्ट्रीम प्रिंसिपल साटिस्फाई हो रहा है, एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। तो 0 0 0 प्लस हाफ इज डिफरेंट आइगन स्टेट, 0 0 0 माइनस हाफ इज डिफरेंट आइगन स्टेट, दे डिफर इन द स्पिन आइगन स्टेट्स, ठीक है। जो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, यू पुट एनी ऑफ देम एज 1 1 0 0 या 0 1 0 या 0 0 1, है ना।
इन सबका एनर्जी बराबर ही होगा 100 प्लस माइनस हाफ, ये एनर्जी आइगन स्टेट्स है 010, ये सब डिजेनरेट है, ये सब डिजेनरेट आइगन स्टेट्स है। सो एनर्जी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 विल बी 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा 5/2 h क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। टोटल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट अचीव तभी कर पाएंगे जो नीचे से स्टेट से फील हो, तभी ना लीस्ट एनर्जी आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे, और सेकेंड में 6 रिसाइड करेंगे। 6 आइगन स्टेट है तो हर आइगन स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा एज पर पॉली स्क्वायर प्रिंसिपल। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गोइंग टू बी E नॉट इज गोइंग टू बी ऑफ द होल सिस्टम। 2 इलेक्ट्रॉन आपका पहला स्टेट में है जिसका एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा है, और 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट में है जिसका एनर्जी 5/2 h क्रॉस ओमेगा है। ये क्या बन जाएगा 3h क्रॉस ओमेगा, आप 5 दिए 18h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, इज 18h क्रॉस ओमेगा। h क्रॉस ओमेगा के टर्म से पूछ रहा है, सो इट विल बी 18h क्रॉस ओमेगा, 18h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये चीज आपको, क्लियर है, ओके ठीक। ये देखिए क्या बोल रहा है, in a grating with grating element A plus B where A is a slit width and B is separation between the slit, the diffraction pattern has 4th order missing. Okay, the value of B by A is, देखिए आपको जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग दिया हुआ है, एक्चुअली यू आर गिवन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, तो ये आपका जो है ना वो E है, ये आपको B है। तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा E प्लस बी, और A प्लस बी, ए एक्चुअली सवाल में A दिया हुआ, हम लोग यूजुअली E लेते हैं। तो स्लिट विड्थ इज A एंड द लेंथ ऑफ ओपेक सरफेस बिटवीन टू स्लिट इज B। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज A प्लस बी, जिसको हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर मिसिंग कब होता है, जब आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा किसी मिनिमा पे फॉल कर जाएगा तो वो प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा, 4th ऑर्डर मिसिंग है, यानी 4th ऑर्डर मैक्सिमा जो है वो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा पे फॉल कर गया। डिफ्रैक्शन मिनिमा का पोजीशन कैसे निकलता है, थीटा m इक्वल टू साइन इनवर्स m लैम्डा बाई ए, और जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन होता है दैट इज गिवन बाय साइन इनवर्स n लैम्डा बाई a प्लस बी, जो हम लोग E प्लस डी लिखते हैं, a प्लस बी। अब 4th ऑर्डर मिसिंग तभी होगा जब 4th ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमा पे जाके फॉल कर जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमा पे फॉल कर जाएगा तो वो प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर मिसिंग हो जाएगा। सो दैट मींस थीटा 4 हैज फॉलन, इसका डैश नहीं, so that means sin inverse 4 lambda by a plus b has fallen on sin inverse lambda by e, or you can say 4 lambda by a plus b is basically e lambda by e नहीं, lambda by a लिखो यहाँ पे, a दिया हुआ क्वेश्चन is lambda by a, lambda cancel out, so it is 4a equals to a plus b, or you can say 3a equals to b. So if I ask what is b by a, so b by a is 3. b by a is 3, right? b by a is 3. बाकी डिटेल्स इसका वीडियो लेक्चर बहुत बढ़िया से बता रखा है।
ठीक है, डायग्राम वगैरह ड्रा करके, तो वो सब देखना है ना। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द लैटिस कांस्टेंट ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज 0.563 nanometer. X-ray wavelength 0.141 are diffracted by this crystal. The angle at which the first order maxima occur is, बहुत सिंपल है, ब्रैग्स लॉ लगाइए आप। ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, 2DHKL sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का बात कर रहा है तो n इक्वल टू 1 कर देंगे, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा विल बी सिंपली sin inverse lambda by 2DHKL. DHKL is basically the distance between two lattice planes having Milan, this is HKL, and yeah, lattice constant दे रखा है आपको 0.563, and for NaCl crystal your DHKL usually is this A by, तो NaCl crystal में HKL को 1 1 1 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A by √3. So this will be what, sin inverse lambda, इसको A by √3 लिखोगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। So this will be sin inverse lambda is given to you, lambda is 0.141 nanometer, √3, and A 0.563 nanometer, ठीक है। अब इसका साइन इनवर्स निकालना है, निकालते हैं इसका साइन इनवर्स, पहले 0.5 का निकाल के देखते हैं, 30 आ रहा है, डिग्री में ही निकालना हम लोग को, ठीक है। तो ये जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.141 गुने √3 ब्रैकेट बंद भागा 2 into 0.563, 12.5 डिग्री, 12.53 डिग्री, 12.53 डिग्री आ जाएगा, आंसर भी ठीक है, 12.53 डिग्री विद आंसर। समझ में आ रहा है ये चीज। ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन है, हर साल देखो ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रैग्स लॉ, मतलब एवरी ईयर, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 47 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ऑपरेटिंग इन ए क्लोज साइकिल एज शोन इन पीवी डायग्राम गिवन बिलो, द रेशियो ऑफ P1 by P2 इज, अच्छा ये एडियाबेटिक वाला केस है, ठीक है। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, पीवी गामा इज कांस्टेंट, पीवी गामा इज कांस्टेंट इन एडियाबेटिक। इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, P2 V1, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 और 3V1। तो अगर इसे पुट कर दे, P2 V1 गामा इक्वल्स टू P1 3V गामा। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 होता है, तो CV is 3R/2 and CP is CV plus R, so 5R/2. So gamma is what? CP upon CV, 5/3. CP upon CV, 5/3. CV1. तो आपको क्या निकालना, P1 by P2 निकालना ना जी, P1 by P2. So V1 by 3V1 gamma is 5/3.
एक तरह से हो गया 1/3 पे पावर 5/3, है ना। वैल्यू निकालना पड़ेगा। वन भागा ब्रैकेट 3 0.16 0.16 विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता क्वेश्चन यार, ठीक है। हाँ, मतलब थर्मल फेज का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, लेट्स गो अहेड। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ईएम वेव पे क्वेश्चन है। कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव E इक्वल्स टू E0 I प्लस BJ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना यहां से मिलेगा, ठीक है। cos 2π/λ, 2π/λ इज k बेसिकली, ct माइनस x माइनस √3y, ठीक है। लैम्डा इज वेवलेंथ, c इज स्पीड ऑफ लाइट, b इज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ p इज, अच्छा देखो जो ओमेगा टी माइनस, और यू कैन से इससे कंपेयर करो, इससे आप कंपेयर करो, ये आपको दे देगा ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा आपको, और जो अंदर फेज है ना उसको आप कंपेयर करो ओमेगा टी माइनस के डॉट आर से, माइनस 2π/λ, 2π/λ इज k बेसिकली, x माइनस √3y। दिस इज नथिंग बट k into c. K into c is what? Omega by k is c. So k into c is omega. So omega t minus k x minus √3y, or this can be written as omega t k I minus √3j dot r vector। r vector is xi plus yj plus zk, ऐसा लिख सकते हैं ना लोग, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड जो हमारा फेज है ओमेगा टी माइनस k dot r, तो इससे कंपेयर करोगे, सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, k वेक्टर इज k I कैप माइनस, अब k कैप क्या होता है? k कैप इज बेसिकली 2π/λ इंटू n कैप, ठीक है, 2π/λ इंटू n कैप। समझ में आ रहा है आपको? मतलब k कैप के वेक्टर के डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करता है, और वेव का प्रोपेगेशन हमेशा ही फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम बात करें तो ये वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर से लेते हैं तो दैट शुड बी 0, बिकॉज k वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू E0 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो हमेशा ही डायरेक्शन प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू E and H। तो E is lying in this direction and direction of propagation is along this direction, so their dot product would be 0. So that means I minus √3j cap dot product I cap plus bj cap would be 0, or this will be 1 minus, or b would be 1/√3, or you can say √3/3, or you can say 1.732/3, that is 0.315, 2 3 3 7 21, 3 7 21, 0.577, ये आंसर आ जाएगा।
0.577 would be the answer. ठीक है, तो EM wave के property पे based है question. This question is based on the property of EM waves. EM waves का property पे ये question based है. Okay, let's look at this question. और बड़ा किया जा सकता है क्या? No. ये देखो क्या बोल रहा है? A planet has average density same as that of Earth, but it has only 1/8 of the mass of the Earth. ठीक है? If the acceleration due to gravity at the surface is Gp and Ge for planet and the Earth, ठीक है? Then Gp by Ge is okay. Fine. देखिए, the value of G on any planet is given by Gm by R square, right? अगर इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखें, ओके ठीक है, अच्छा, so Gp by Ge would be what? Masses of the planet are different. R is also different. So this will be simply mp upon me and square. नहीं, यही हो जाएगा ना. मास जो है 1/8 है. MP is 1/8 of ME. So MP by ME is 1/8. रेडियस कहाँ से निकलेगा? रेडियस निकलेगा इसके डेंसिटी से. डेंसिटी दोनों का सेम है. So density is what? Rho of planet is same as rho of Earth. That is MP upon is equal to ME upon, yeah, I can express it. So I can say RE by RP cube is ME upon MP, and ME upon MP is 8. So RE by RP is 2. RE by RP is 2. So it is 2 का whole square, or you can say 1/2. I can say this is 0.5. 0.5. ठीक है? ऐसा मैच करते हैं एक बार. It is 0.5. Yeah. ठीक है. Okay. Good. Let's go ahead. ये देखो question. A particle of mass m is moving along positive x direction under potential this, okay? If the particle is slightly displaced from equilibrium, it oscillates with angular frequency omega equals 2. देखिए, ओमेगा इज सिंपली, मतलब ये फेमस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, k by m, where I can take k as at the position of stable equilibrium. K is d square v by dx square at the position of stable equilibrium, right? तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो. पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालिए. 1/2 kx square. The equilibrium position is given by what? Where the force is 0, or the position where dv by dx 0, dv by dx is 0, is the position of equilibrium. क्या हो जाएगा? kx minus 2 lambda by
तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगा, T2 कट जाएगा और you have x4 equals to lambda by k, lambda by k, or you can say x4 is ये आ गया ना, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा, k। Now if I put this value, then this is position of equilibrium, and if the second derivative at this point is going to be positive, then that is the point of stable equilibrium, right? And the value of second derivative at the position of stable equilibrium is going to be k. तो इसको चेक कर लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव आता हुआ तो दिख रहा है मुझे, so it is 4k basically, right? And this is positive, तो यहाँ लिखा है k is positive, ठीक है, k is positive, so that is the value of इसको k dash कर दो, k already use कर रहे हैं हम लोग, so that is the value of k dash basically, k dash is basically 4k, or you can say it is 4k upon m, it is twice of k by m, so k by m के टर्म से लिखेंगे it is twice of k by m, right? समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर है? So 50 क्वेश्चन हो गया, अब 10 क्वेश्चन और आ गया 51 to 60, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 51 क्वेश्चन नंबर है, अब 10 क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा नेट में। A syringe is used to exert 1.5 atmospheric pressure to release water horizontally. The speed of water immediately after ejection is 1 atmospheric pressure is 10⁵ Pascal, density of water is 10⁵ kg per meter cube. Okay. देखो सिरिंज मतलब जो जिससे सुई देता है डॉक्टर, उसको सिरिंज बोलते हैं, ये सिरिंज मान लो, ठीक है। आगे थोड़ा नोकीला रहेगा, सुई रहता है ना, ठीक है। इसमें पिस्टन टाइप का स्ट्रक्चर है, यह पिस्टन ओवर हियर और यू आर पुशिंग दिस पिस्टन, यू आर पुशिंग दिस पिस्टन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज, अगर इसको P1 बोलते हैं तो प्रेशर इज 1.5 ATM। इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ये बाहर निकलेगा, मान लो बाहर v वेलोसिटी निकल रहा है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ओरिफिस पे प्रेशर 1 ATM होगा, ओरिफिस पे प्रेशर 1 ATM होगा। ये वेलोसिटी मान लो v डैश है, v डैश विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू v, ठीक है। तो इफ आई अप्लाई, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A एंड B आर लाइंग ऑन वन स्ट्रीम लाइन, ठीक है। सर्दी हो गया हमको। तो इफ A and B are lying on one streamline, so if I apply Bernoulli equation on 1 unit volume of particle, fluid particle moving from A to B, then PA plus, basically we are using law of conservation of energy for 1 unit volume of fluid particle, and here we have PB नहीं, ये आ जाएगा ना, PA and VA are the pressure and speed of 1 unit volume of the fluid particle, fluid particle at point A, and PB and VB is the pressure and velocity or the speed of the particle at point B, ठीक है। Okay, so PA is given to you 1.5 ATM, 1/2 rho VA square
and PB is 1 ATM. एक्चुअली ये देखिए एनर्जी कंजर्वेशन ला, P बेसिकली P जो है प्रेशर एनर्जी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है, 1/2 रो AV स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, PB is the pressure energy of the 1 unit volume of the fluid particle at point B, and 1/2 rho VB square is the kinetic energy of 1 unit volume of the fluid particle at point B. Gravitational energy तो सेम ही रहेगी, सेम हॉरिजॉन्टल लिखा है आपको, ठीक है, वर्टिकली रहता तो हम लोग ग्रेविटेशनल P भी कंसिडर करते हैं, बट चूंकि A और B पे they will have the 1 unit volume of the fluid particle will have same gravitational P, so no point of considering it. Even if I write, they will cancel out. ठीक है, अब देखिए ये जो आगे होता है निडल होता है, ठीक है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है कंपेयर टू दिस. तो इफ आई अप्लाई कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देन वी हैव A into V dash, which is velocity at point A, is small a into V. Small a is the cross section area of this needle. ठीक है, तो चूंकि आपका this is negligibly small, this is negligibly small, ये क्या हो जाएगा, इधर आइए 0.5 ATM, 1 ATM is 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लिखा भी है 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर equals to half rho VB square minus VA square, which is equal to 1/2 rho V square minus A square V square by capital A square. So this will be 1/2 rho V square 1 minus, and this is negligibly small compared to 1. So roughly this will be 1/2 rho V square only. ठीक है, 1/2 rho V square. So you have the equation is 0.5 into 10 to the power 5 equals to half rho V square. Rho is 10 to the power 3 V square. तो half कट जाएगा. So V is what? V square is 100, है ना, ये भी 100 हो जाएगा. So V is 10 मीटर पर सेकेंड. V is 10 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी हो जाएगा. This is going to be the velocity. तो ये बर्नौली इक्वेशन पे आपका क्वेश्चन था. इंपॉर्टेंट है, हालांकि कम पूछता है आप लोगों को, बट इट इज इम्पॉर्टेंट. तो बर्नौली इक्वेशन के साथ स्टेप मेथड ट्रीटमेंट होता है फिजिक्स में, ठीक है, इसको बहुत जल्दी ही लोग निपटा देते हैं. ये देखो क्वेश्चन, ये देखिए रिलेटिविटी का क्वेश्चन दिख रहा है. टू इवेंट्स E1 and E2 टेक प्लेस इन इनर्शियल फ्रेम S with respective time space coordinates. E1 is taking place at T1 equal to 0 and R1 vector equal to 0. R1 vector equal to 0 का मतलब है x, if I write R1 vector as x1 I cap, x2 j cap, sorry x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, then R1 vector equal to 0 means x1 y1 z1 all of them are 0. Okay. अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड इवेंट जो हो रहा है T2 equal to 0 पे हो रहा है, और इवेंट का जो पोजीशन है वो x2 equal to 10 to the power 8 है, y2 equal to 0 है, z2 equal to 0 है. ठीक. Another inertial frame S dash is moving with respect to S with velocity v equals to 0.8 ci. ठीक है, the time difference T2 dash minus T1 dash as observed in S dash is okay. देखिए, you are given this is frame S where you have two events. एक आपका बिल्कुल x equal to 0 पे हो रहा है, you have two events. एक आपका यहाँ हो रहा है E1 और एक आपका इस जगह पे हो रहा है x2 equals to, ये आपका इवेंट जो है 0 0 0 और t equal to 0 x y z t, और ये इवेंट जो E2 हो रहा है वो x equal to 10 to the power 8 y0 z0 t0. ठीक, ये इवेंट हो रहा है. दे आर सेपरेटेड इन स्पेस
they are not separated in time. Now you have a second frame S dash which is moving with V equal to 0.8 c towards right. So जो आपका तो आपको क्या पूछा, टाइम डिफरेंस पूछा है ना. So if t is a time instant in S frame, then that time instant converts to t dash in S dash frame, where t and t dash are related by this equation. V is taken to be positive if S dash moves towards right with respect to S, and V is taken as negative if S dash moves towards left with respect to S. तो S dash जो है right के towards move कर रहा है S के respect में, तो I'll take V as positive 0.8 से, which I have taken already. ठीक है. So अगर इसको convert करें हम लोग T1 dash would be what? अब यहाँ पे T भी 0 है और X भी 0 है, तो T1 dash तो 0 ही हो गया आपका. T2 dash यहाँ पे T 0 है बट X 0 नहीं है, Vx बाई सी इसका, तो V आपका 0.8 c है और X टेंस टू पावर 8 है अपॉन सी स्क्वायर एंड 1 माइनस 0.8 c अपॉन सी का होल स्क्वायर. और c को क्या लिख सकते हैं हम लोग, c को हम लोग 3 रेज़ टू पावर 8 लिख सकते हैं, कट जाएगा है ना. तो ये आ जाएगा माइनस 0.8 और यहाँ से 0.6 आएगा, समझ रहे हो ना. यहाँ से 0.6 से 0.8 का इसका 0.64 होता है, 1 माइनस 0.65 0.36, 0.36 को अगर अंडर रूट लेंगे तो 0.6 आ जाएगा. ठीक, 0.6 आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2 चौके 8, 2 3 6, मतलब -4/9, और इट इज 0.9 चौका 36, 9 चौका 36, so it is minus this. मैच कर ले को आंसर. ठीक है, 0.44 सेकेंड, माइनस 0.44 सेकेंड, यही आंसर आएगा. सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है इसमें. सिंपल क्वेश्चन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 53. A body of mass 1 kg is moving in under central force in an elliptical orbit with same major axis 1000 meter and same minor axis 100 meter. ठीक है. The orbital angular momentum of the body is 100 kg meter square per second. ठीक है. The time period of motion of the body is, आवर से पूछ रहा है आंसर आपको. सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है. सेंट्रल फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए. या इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, एंड दिस इज योर A, which is same major axis, and this is B, which is same minor axis. ठीक है. So A is given to you. A is 1000 meter and B is 100 meter. ठीक. So if I talk about this area will be what? We have the formula pi AB, right? Pi AB. And if I talk about the area velocity is L by 2m. याद रखिए 1/2 r square theta dot होता है, r square theta dot is L by m. ठीक है. सो दिस इज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 to the power 5 इंटू पाई, और ये हो जाएगा 10 to the power 3 नहीं 100 बाई मास इज 1, सो इट इज 50.
and area velocity is constant. Area velocity is the area swept by r vector. It is area swept by, if I draw r vector, r यहां से ड्रा होता है बेसिकली, ये आपका फोकस हो जाएगा. So it is area swept by, this is the area swept by r vector in 1 second, and this area velocity is constant. So if t is the time period, then area swept by r vector in t time would be equal to the total area. टाइम पीरियड, पूरे टाइम पीरियड तो r वेक्टर पूरा ही इलिप्स स्वीप कर जाएगा ना, पूरा ही इलिप्स स्वीप कर जाएगा. सो टाइम पीरियड विल बी सिंपली एरिया ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट अपॉन द एरियल वेलोसिटी. ये दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है, 10 से पावर 5 पाई, और ये आपका 50 हो गया. पाई को अगर 3.14 कर लें, ठीक है ना, पाई को अगर 3.14 कर देते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का टाइम पीरियड आ जाएगा. लेकिन ये सेकंड में आएगा, आपका आंसर पूछा आवर्स में, इसको 3600 भी कर लो, ठीक है. तो ये 2 0, ये 1 0, तो ये हो जाएगा 10 से पावर, ये 2 0 काट दो, ये क्या है 10 से पावर स्क्वायर, यानी 314 ऊपर हो गया, और 36 बचे 180 हो गया. 2 से कर लो डिवाइड, तो 157 और 90, कितना बचेगा, एक 0 पॉइंट यहाँ बैठा दो, 9 का 9 और 6 7, 9 से 63 है, और 9 चौका 36, ऐसे आ जाएगा. सिंपल, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आंसर आपका. ओके, कोई डाउट है हमेशा कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. ऑलवेज आस्क मी. कमेंट का सेक्शन बना रहता है, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहां से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखो 54 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है. द मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए पीरियड ऑफ 27 डेज. ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब अगर हम लोग यहां पे अर्थ ले ले, एंड यू हैव अ मून is moving in a circular orbit, ठीक है. रेडियस द अर्थ इज, ये जो r है आपका, that is given to you. r is 6.4 into 10 to the power 6 meter, the 6400 kilometer, ठीक है. And acceleration due to gravity is 9.8. We all know this, ठीक है. d is the distance of the moon from the center of the earth. d is the distance of the moon from center of the earth. The value of d by r is, देखिए मून पे, अगर मून is in circular motion, when it is in circular motion, what is the centripetal force exerted by earth? Centripetal force exerted by earth is gmm by d square. नहीं, centripetal force exerted by earth will be in the form of gravitational force. ये centripetal force हो गया. And what is the centripetal acceleration of the moon? That is given by m omega square d. नहीं, m omega square r मतलब r is d here, is the what is your centripetal force, centripetal acceleration omega square r is d here, ठीक है, r is d here, m कट जाएगा आपका. हमें निकालना क्या है, d by r निकालना है ना. gm can be written as what? They can write gm as this because g is gm by r square, so gm can be written as gr square. और ये हो गया d क्यूब एक तरह से, d by r पूछा है, ठीक है, r दिया हुआ है आपको. सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड का होल स्क्वायर. और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 27 दिन है. 27 को अगर दिन को आवर में कन्वर्ट करोगे तो एक दिन में 8600 2 पाई 27 दिन, एक दिन में 86400 सेकेंड होता है का होल स्क्वायर है. ठीक है जी, ओके.
अब क्या निकालना, जी दिया हुआ, आर दिया हुआ, डी निकाल लो आप। सो डी विल बी सिंपली व्हाट, डी विल बी, इसको मिटा देते हैं, आई कैन से डी क्यू इज 27 गुने 86400.2 पाई का होल स्क्वायर इंटू जी 9.8 इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 6.4 का होल स्क्वायर इंटू 10^12। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डी बाई आर निकालना है ना हम लोग को, इसका फिर क्यूब रूट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं इसको यार, मोबाइल से करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, आ, 27 गुने 43200 भागा पाई। ठीक, और इसको करना है स्क्वायर। ओ भाई साहब, इतना बड़ा संख्या आ गया। ये आ रहा है 1.38 इंटू, अच्छा चलो आगे भी बढ़ते हैं, गुने 9.8 अब गुना 6.4 गुना 6.4। ठीक है, इसका पावर जो है 1/3। ठीक, गुड। तो ये आ रहा है, डी आ रहा है हमारा 38 और इसका 4, ये हो गया डी। अब डी बाई आर अगर निकालना है, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶, है ना, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 381.06 381.06 भागा 6.4 59.54 ये आ जाएगा आंसर। मैच करते एक बार, ठीक, बढ़िया। 59.54 9.56 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा जी, 59.54। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखिए, a rod R1 has rest length 1 meter and a rod R2 has a rest length of 2 meter. ठीक है, R1 R2 are moving with respect to the laboratory frame with velocity vi cap and minus vi cap. If R2 has length of 1 meter in the rest frame of R1, then V by C is given by, अच्छा ठीक, आपको लेबोरेटरी फ्रेम ले लिया, मान लो एस इज द लेबोरेटरी फ्रेम। अब उसमें एक रॉड है तुम्हारा R1 और एक रॉड है R2। ठीक, जो रॉड R1 है वो 1 मीटर का है और वो VI वेलोसिटी से मूव कर रहा है। VI क्या, मतलब आई एम टेकिंग V एज पॉजिटिव, तो ये R1 है
और इसका लेंथ जो है रेस्ट लेंथ 1 मीटर है। R2 का रेस्ट लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, और ये माइनस VI से मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है एक तरह से। जब डायरेक्शन शो कर ही दिए तो यूनिट वेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन दिखा दिया ना तो यूनिट वेक्टर दिखाने का नीड नहीं है, ठीक है। ओके, इफ R2 हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, अभी देखो रेस्ट फ्रेम में इसका लेंथ 1 मीटर है और इसका लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। R1 has a length of 1 meter and R2 has a length of 2 meter. R1 is traveling with V towards right, R2 is traveling with V towards left. अगर R2 का लेंथ रेस्ट फ्रेम ऑफ R1 में, अगर R2 का लेंथ रेस्ट फ्रेम ऑफ R1 में 1 मीटर है तो V by C क्या होगा? एक काम कर लेते हैं, I want to measure the length of R2 in the frame of R1. I want to measure the length of R2 in the frame of R1 which is 1 meter. तो एक काम करते हैं, let us attach a S dash frame with R1. सपोज करो हम एक S dash frame R1 के साथ अटैच कर दिए और let us consider a frame S dash where R1 is at rest. Attaching a frame with R1 means what? उस फ्रेम में R1 रेस्ट पे है, उस फ्रेम में R1 रेस्ट पे है, so that frame is, let's call that frame as S dash. तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रेम S dash के साथ R1 के साथ अटैच हो तो यानी उस फ्रेम में R1 रेस्ट पे होगा, ठीक है। That means that frame is moving with respect to S with velocity V same as R1. उस केस में R1 will be at rest, ठीक है। तो R1 के फ्रेम में यानी S dash फ्रेम में R2 का लेंथ 1 मीटर है, निकालते हैं। पहले तो निकालिए S dash फ्रेम में R2 का वेलोसिटी क्या है, पहले तो ये निकालिए S dash फ्रेम में R2 का वेलोसिटी क्या है। S फ्रेम में R2 का वेलोसिटी क्या है? Vx इज माइनस V, चूंकि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो Vx इज माइनस V। Vx डैश क्या होगा? Vx डैश इज Vx माइनस V 1 माइनस Vx बाई C स्क्वायर, ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है। अब Vx क्या है? माइनस V है, V क्या है? ये अगर राइट में है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 माइनस V, समझ में आ रहा है जी ये? So 2V. So this is the velocity of R2 in a frame attached to R1. This is the velocity of R2 in a frame attached to R1, ठीक है। अब लेंथ क्या होगा? Length will be length will be L naught one minus V square C square. Is it not? L naught is the rest length, मतलब length in a frame where the rod is at rest. Rest length दे रखा है पर 2 मीटर दे रखा है। So the contact length is 1 मीटर, ये दिया हुआ है आपको, ये 2 मीटर है, and 1 minus V square C square मतलब 4V square C square and 1 plus V square by C square का होल स्क्वायर, और लेट्स राइट V स्क्वायर C स्क्वायर ओनली। अभी ये इनफैक्ट दिस इज Vx डैश स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज what 1 minus 3/4 और Vx dash is और दिस इज, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस इज 2V नहीं, ठीक। सो you have to find V, you have to find V. हम लोग कर सकते हैं इसको 4/√3 V by C का होल स्क्वायर 4 by
नहीं, क्या होगा ये 4v equals to 4v by c √3 प्लस या इसको ऐसे लिख दो, सिंपल रखो थोड़ा, ऐसे लिख देते हैं, ये 2 है ना, ये हो जाएगा 4v बाई √3c 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, v बाई सी का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई √3 v बाई सी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप अप्लाई कर लो, v बाई सी विल बी व्हाट, मतलब यू हैव दिस फार्मूला, x इज व्हाट माइनस b प्लस माइनस, ऐसे आता है, दिस विल बी 4 बाई √3 प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर इज 16 by 3 minus 4ac, a is 1 and c is 1, ठीक, upon 2, this is 4 upon √3 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, 4 ये 12, तो ये आ जाएगा 2 by √3 upon 2, और दिस विल बी 4 2 6 3 बटा √3 मतलब √3 एंड 4 माइनस 2 1 बाई √3। अब v बाई सी तो लेस देन 1 होगा ना, तो v बाई सी विल बी लेस देन 1, सो v बाई सी विल बी 1 बाई √3। √3 वाला ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, v बाई सी कैन नॉट बी मोर देन 1, सो v बाई सी इज 1 बाई √3, तो ये हो गया एक तरह से √3 बाई 3 और 1.732 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0.315 3 सते 21 3 सते 0.577, ये वैल्यू 0.577। ये अच्छा ठीक क्वेश्चन है, मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे ठीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 56 नंबर, consider slit of width 18 micrometer which is being illuminated simultaneously with the light of orange color and of blue color। दो वेवलेंथ है लाइट में, ऑरेंज 600 नैनोमीटर और 450 नैनोमीटर। The diffraction pattern is observed on the screen at a distance in front of the slit. The smallest angle at which only the orange color is observed and the smallest angle at which only blue color is observed। देखो ऑरेंज कलर कहाँ ऑब्जर्व होगा, जहां पे ब्लू का मिनिमा होगा, और ब्लू कलर सिर्फ कहाँ ऑब्जर्व होगा, जहां पे आपका ऑरेंज का मिनिमा होगा। नहीं, मतलब ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा वहां पे ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब उसका मिनिमा हो, और द ऑरेंज कलर इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन ब्लू हैज मिनिमा, ठीक है, वहां पे सिर्फ अगर ऑरेंज कलर आप चाहते हैं तो ब्लू का वहां मिनिमा होना चाहिए, यानी θ1 जो है, θ1 इज द, देखिए मिनिमा का पोजीशन क्या होता है, E sin θ इक्वल्स टू m लैम्डा, ठीक है, m इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमा, ठीक है, और यू कैन से द पोजीशन ऑफ मिनिमा इज गिवन बाय, अब चूंकि ये स्मॉलेस्ट एंगल का बात कर रहा है, so θ1 is the angle at which only orange color is observed, means this should correspond to the minima of blue, so this is minima is how much, blue, the lambda blue by E, right, θ1 पे blue का minima होगा, और θ2 is the angle at which you have only blue color observed, means this should correspond to the minima of orange, right? So in that case your θ2 minus θ1 would be sin inverse
वैल्यू पुट कर दीजिए सारा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लैम्डा ऑरेंज इज हाउ मच, 600 नैनोमीटर। तो इसको अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ये 18 माइक्रोमीटर है। सेम यूनिट में करना पड़ेगा ना आपको। लैम्डा ब्लू इज 0.45 माइक्रोमीटर अपॉन 18 माइक्रोमीटर। तो निकाल लेते हैं डिग्रीज में इसको, है ना। आंसर डिग्रीज में पूछा है तो डिग्रीज में वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, साइन इनवर्स 0.5 पहले चेक करते हैं, 30 डिग्री ठीक आ रहा है। हम लोग क्या निकालना, साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.6 भागा 18 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.45 भागा 18 0.477 इतना डिग्री हो जाएगा। ये एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा, ये आपका एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन है, मतलब बैलेंस्ड पेपर है, मतलब हर जगह से देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका। यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवेयर। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, x is given like this, y is given like this. ओके ठीक है, तो है ना, थीटा इज ओमेगा टी, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो थीटा इक्वल ओमेगा टी आ गया है। एज ऑब्जर्व इन S1, another frame S2 moves with uniform velocity v equals to omega r I cap, ठीक है, with respect to S1. S1 and S2 are related by Galilean transformations such that origin coincide at t equal to 0. Good. The magnitude of angular velocity of particle at t equal to, as observed in S2, what is origin? The Galilean transformation में if you have two frames like this, you have S and S dash, and suppose S dash is moving with V, then if you have any point P like this, and this is your R vector, S dash मान लो इसका पोजिशन वेक्टर R dash है, तो R dash vector is related to R vector like this. और अगर वेलोसिटी वेक्टर का बात करोगे तो वेलोसिटी इन S dash फ्रेम इज रिलेटेड, इसको R0 बोल दो, V0। ये रिलेशन होता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, यही रिलेशन होता है आपको। तो आपका एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, पहले तो R वेक्टर क्या है तुम्हारा, R0 वेक्टर क्या है, S फ्रेम में R वेक्टर, पार्टिकल का R वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप, एंड दिस इज R cos ओमेगा t I कैप प्लस R sin ओमेगा t j कैप। अब आपका S डैश फ्रेम में यही पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, R डैश दैट इज इक्वल टू R0 माइनस VT, R0 माइनस VT, एंड V इज व्हाट, ओमेगा R, तो ये हो जाएगा ओमेगा R I कैप है ना, तो ये आ जाएगा R cos ओमेगा t माइनस VT, ओमेगा RT कर दो इसको I कैप, ऐसा आ जाएगा। अब वेलोसिटी क्या बनेगा इन S frame, what is the velocity? The velocity in S frame is going to be and that is equal to minus omega R this plus
Yeah. So the velocity in S dash frame is going to be, is it not? So this is minus ओमेगा r, अब v dash, v वेक्टर क्या है? v वेक्टर इज ओमेगा r I कैप, दिस इज ओमेगा r I कैप, ये हो जाएगा माइनस प्लस r ओमेगा कॉस जे कैप। तो हमने क्या किया, हमने पोजीशन वेलोसिटी दोनों को ही जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया, एस डैश फ्रेम में निकाल लिया। अब हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम पहले हम लोग निकाल लेते हैं पोजीशन और वेलोसिटी, 2 पाई बाय ओमेगा क्या बनेगा बताओ, 2 पाई बाय ओमेगा ये आ जाएगा r माइनस cos 2 pi is 1, I 2 pi by omega, 2 pi by omega, 2 pi r हो जाएगा I कैप, I 2 pi omega में 0 हो जाएगा आपका, ठीक। वेलोसिटी निकाल लो, टू पाई ओमेगा ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा r I कैप, और ये आ जाएगा, ठीक है। सो द एंगुलर मोमेंटम इन S dash frame or S2 frame is r dash cross this, that this is 1 minus 2 pi r I cap, ठीक है। Okay, so r dash cross mv dash would be 1 minus 2 pi cross minus omega r I cap. So this will be I cross I is 0, I cross j is k. So it is अच्छा m भी है, m यहाँ पे मतलब, so it is m 1 minus 2 pi omega r square k cap. So the value of x will be, we are correlating it, so x will be given as 1 minus 2 pi. X is given as 1 minus 2 pi, 1 minus 2 pi. तो 1 minus 2 pi क्या आएगा, 1 minus 2 गुने pi, 5.28, ठीक है, 5.28। अब मिला ले आंसर, यस, ठीक। मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस में आ जाएगा ये, मतलब तो 2 पाई माइनस हो जाएगा, 5.28। मैग्नीट्यूड सिर्फ बोला है, माइनस साइन लिखने का पॉइंट नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज पॉजिटिव, ठीक है, नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तो इस तरह से लिखा जाएगा आपका, ओके। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन कम आता है बट ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द टाइम कांस्टेंट आरसी इज मच ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट इनपुट सिग्नल। तो इसका जो टाइम पीरियड है ना उससे काफी कम है, जो आरसी आपका, आरसी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। मतलब डिस्चार्जिंग आपको नेग्लेक्ट करना है, मतलब टाइम पीरियड कौन सा, आरसी, आरसी का जो टाइम पीरियड है, आरसी जो टाइम पीरियड है, ये टाइम कांस्टेंट, सॉरी, मतलब
टाइम कॉन्सेप्ट बेसिकली डिसाइड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच यू हैव सिग्निफिकेंट चार्जिंग। मतलब आरसी के कंपेरेबल टाइम इंटरवल अगर होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट डिस्चार्जिंग या चार्जिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आरसी इफ इट इज मच मच हायर देन टाइम पीरियड ऑफ दिस एसी सिग्नल विच यू हैव अप्लाइड, कुछ इस टाइप का है ना एसी सिग्नल, 24 आपका आरएमएस है, मतलब ये पीक जो हो जाएगा 24√2 हो जाएगा वीएम, ठीक है, अगर ये वीएम बोलते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आरसी से बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब यू डोंट हैव सिग्निफिकेंट डिस्चार्जिंग टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ये वो डबलर सर्किट है बेसिकली, ये फेमस सर्किट होता है। द डीसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी, ये तो कंटिन्यूअस वेव है ना जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल से चालू करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी चालू करोगे तो चलेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मतलब ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आपका करंट ये रूट लेगा, ये तो ले नहीं सकता क्योंकि ये रिवर्स बायस रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे चूंकि इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज होता रहेगा। जैसे जैसे आपका ये पीक नीचे जाएगा तो कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव प्लस माइनस 24 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नीचे जब एक बार 24 वोल्ट चार्ज हो जाएगा तो आपका क्या है कि ये इसको फॉलो करता रहेगा, चार्जिंग होता रहेगा, ठीक है। बट नीचे जाएगा तो ये डिस्चार्ज नहीं करेगा, मतलब इसमें डिस्चार्जिंग कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये 24 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही आपका जब साइकिल पलटेगा और ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, ये आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होगा, एक टाइम बाद आपका 24 वोल्ट होगा, तो ये आपका वोल्टेज जुड़ जाएगा कैपेसिटर का, और ये जुड़ के आपका क्या आ जाएगा फाइनल। उस केस में ये फॉरवर्ड बायस रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो कैपेसिटर के क्रॉस या रेजिस्टेंस के क्रॉस 24 प्लस 24 48 नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट पीक लेना पड़ेगा हम लोग को। ये हो जाएगा 24√2 और ये भी हो जाएगा 24√2। 24 तो आरएमएस दिया हुआ है ना, तो एक तरह से 48√2 हो जाएगा। जो डीसी आउटपुट वोल्टेज आएगा आपका वो 48√2 ये आएगा आपका। और 48√2 देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये चार्ज हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब साइकिल पलटेगा तो ये आपका वोल्टेज ये वोल्टेज सीरीज में आ जाएगा और ये 48√2 आ जाएगा। 48√2 कितना आएगा देखो, $67.8 ये आएगा। थोड़ा जल्दी में देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई जब ये वोल्टेज पीक से नीचे जाएगा तो क्यों ये नहीं घटेगा, तो थोड़ा वर्क करना नहीं हुआ तो बताना, हम बता देंगे, ठीक है। हम इसको फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। वोल्टेज डेवलप था, पढ़ लो सर्किट अलग से। ये देखो क्या बोला है, फॉर मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6.4 × 10⁻20 फर्मी एनर्जी इज, देखो फर्मी एनर्जी का फार्मूला है भैया, फर्मी एनर्जी इज EF = h क्रॉस का बाई 2m और 3π² n मैं नहीं 2/3, ये फार्मूला है, ठीक है, फर्मी एनर्जी का। तो निकाल सकते हो h क्रॉस क्या होता है, h क्रॉस इज h/2π, h इज 6.6 दे रखा है आपको, 6.626 10⁻34 अपॉन 6.28। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देखो, h क्रॉस का वैल्यू देख लो, 6.626 भागा पाई भागा 2 1.055।
1.055, तो ये हो जाएगा 1.055 का होल स्क्वायर और 10⁻⁻68। ये फार्मूला याद रखिए। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.11 10⁻31 3 पाई स्क्वायर n, ई गुने n का वैल्यू क्या है भाई? 6.4। तो इसका स्क्वायर कर दिया भागा 2 भागा 9.11, ये आ रहा है ये 10⁻⁻37 इंटू, ये ब्रैकेट वाला ऑपरेट कर लें हम लोग, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 6.4, इसको ऐसे करते हैं, ये हटाते हैं, 27 इजी रहेगा हम लोग के लिए, इंटू 10 का, और उसके ऊपर पावर 2 भागा 3, 153.13 इंटू 10⁻27 इंटू 2/3, 3×27 18। इसमें पूछा है, ईवी में पूछा है ना, ईवी में पूछा है तो जूल में आ गया। 1.6 इंटू 10⁻19 और कर लो, ठीक है। तो 19 और 18 कितना हो जाएगा? 37 हो जाता है, 10⁻37 और ठीक है, हाँ ठीक है, 19 18 37 हो जाता है, यस। तो ये आंसर फाइनल क्या आ जाएगा? 153.13 गुने 0.061 भागा 1.6, 5.83 ईवी। ईवी में आंसर इसका आ जाएगा 5.83 है, गलत आ रहा है। यही आएगा जी, आंसर यही है मेरे ख्याल से, मेरे बुक में रहा है, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट, चेक कर लिया मैंने, ईवी, यही आंसर आएगा, ठीक है। आई हैव चेक्ड इट ट्वाइस, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लिया जाए, खत्म हो जाएगा। ये क्या लिखा है? फॉर द फॉलोइंग सर्किट द कलेक्टर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, emitter voltage is 0.7 volt and beta DC is very large. ये थोड़ा सा मार्क कीजिए, बीटा DC is very large। अगर हम ये किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं तो क्या आएगा? 3 माइनस ये आपका 0.7 ड्रॉप माइनस 1 इंटू IE इक्वल्स -3, और IE क्या होता है? IE is IC plus IB and IC is beta IB plus IB, so this is beta plus 1 IB, so this is 2.7 है ना, -3, सॉरी नहीं, ये 0 है, 0 माइनस 3 IB माइनस 0.7 ड्रॉप माइनस 1 IE इक्वल्स टू -3, ये ठीक है। तो माइनस माइनस सारा प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? 3 IB, आइए बीटा प्लस 1 IE हो जाएगा, बीटा प्लस 1 IB कर दो इसको, IE को, इक्वल्स टू इधर जाएगा 2.7 आ जाएगा।
तो यानी IB जो आएगा it will be 2.7 upon, right, and since beta is very very large, it will be near to 0, negligibly small. It will be negligibly small. समझ गया ना? ये grounded है, 0 minus 3 IB minus VBE which is 0.7 and minus 1 IE and IE is beta plus 1 IB equals to minus 3 दे रखा है voltage, ठीक है? So IB is negligibly small, that means कि the drop is negligibly small. So here the voltage is almost 0, तो यहाँ पे voltage क्या हो जाएगा? It will be minus 0.7. It will be minus 0.7. And in that case, I can calculate IE. What is IE? IE is, I can calculate minus 0.7. IE हो जाएगा, current is IE. So I can say minus 0.7 minus 3 upon 1. मतलब VA minus VB upon resistance. This is how much? 2.7 milliampere. 2.7 milliampere. And IB is negligibly small. I can write IC equals to IE. So the voltage at this point, VC is going to be what? C is this collector. 10 minus 3 IC. It is 10 minus 3 into 2.7. So I stay kasi 1.9 volt. तो approximately 1.9 volt आंसर आ जाएगा. एरर कहीं हो गया है, यहाँ पे एरर हुआ है, ये 2.3 होगा सॉरी, ठीक है. सो इट इज 2.3, तो 23 दिया 69, 6.9 मतलब ये 3.1 वोल्ट. एरर सही करना है 2.3, तो 3.1 वोल्ट हो जाएगा आपका, 3.1 वोल्ट हो जाएगा. ठीक, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है और बेहतर तरीके से कर सकते थे, मतलब तो देखना, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछना, ये वाला है ना, थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, थोड़ा हमको जाना है कहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है. तो दैट्स हाउ वी डू इट. ओके, सो वी हैव डन द कंप्लीट पेपर. 2018 का पूरा पेपर कर लिया हमने. कहीं कोई डाउट हो, यू जस्ट आस्क मी, कमेंट में डालिए, आई विल आंसर इट. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 का करेंगे. ठीक है, यू कैन डाउनलोड माई ऐप टीवी द लर्निंग ऐप. ठीक है, वी हैव ऑल द कोर्सेज ओवर देयर, और आप इस चैनल को ज्वाइन भी कीजिए. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू 2017 पेपर. ओके.